हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंदिनी आईएएस। तो आपने अब तक देख लिया कि किस तरीके से एंशियंट इंडिया हमने पढ़ी, देन मिडिवल इंडिया एंड देन मॉडर्न इंडिया। तो आज बारी आती है क्लास 8th की एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। आज आती है बारी आज क्लास 9th की एनसीईआरटी की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब आपने एक ये कोट तो सुना होगा ना, द वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ द जजमेंट ऑफ वर्ल्ड। यस, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जितने भी वर्ल्ड में उस दौरान जो इवेंट हुए होते हैं, जो रिवोल्यूशन हुए होते हैं, या जो फाइट हुई होती है, या जो रिबेलियंस हुए होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा कि इंडिया के दायरे के अंदर रह के कि कैसे वहाँ की सोसाइटी है, क्या इकॉनमी है, कैसे एम्पायर्स बने, किंगडम बने। बट अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी, वहाँ पे भी एम्पायर्स रहे होंगे, वहाँ पे भी पहले ऑब्वियसली पास्टोरल सोसाइटी रही होगी, हंटिंग एंड गैदरिंग रहे होंगे, देन वहाँ पे किंगडम बना होगा, देन किंगडम के बाद वहाँ पे एनलाइटनमेंट का पीरियड आया होगा, देन एनलाइटनमेंट के पीरियड के बाद वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी काफ़ी अवेकन हुई होगी, एंड दे मस्ट हैव स्टार्टेड विद द जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। और उसी के बाद कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और फिर स्लेव ट्रेड, ये सारी चीज़ें चालू हुई होंगी। उसके बाद हो सकता है कि आज़ादी मिली होंगी कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कॉलोनीज़ ने अपनी आज़ादी ली, देन एशिया में जो कॉलोनीज़ थी उन्होंने आज़ादी ली, अमेरिका में जो कॉलोनीज़ बनी हुई थी उन्होंने आज़ादी ली। तो इस तरीके से वो वेव बनी, एंड फाइनली अगर हम आज जो हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सेपरेट कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज़ का अपना एग्जिस्टेंस है, सोवरेंटी एक मेन प्रिंसिपल है हर एक कंट्री का, है ना। आज कोई भी कंट्री किसी को इस तरीके से कॉलोनल या फिर इम्पीरियल नहीं बना सकती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम इस क्लास की एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे। एंड आज आपने अगर सुना होगा यूनाइटेड नेशन जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ उसका पार्टिसिपेशन में है, हिस्सा है यूएन का, और किस तरीके से यूएन जो है इट प्रमोट पीस एंड इट ओनली रिकॉग्नाइज द सोवरेंटी ऑफ द कंट्री। वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी में। ठीक है, आई होप आपने 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ी हो। तो अब बारी आती है 9th क्लास की एनसीईआरटी। बने रहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसिक्स नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ स्टोरी दे रखी है। ठीक है, बट जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास वाइज क्लास चालू करेंगे ना, तब उसके अंदर मैं हर चीज़ आपको बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगी। 15th सेंचुरी से मैं बिल्कुल शुरू करूंगी आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, लेकिन इस बुक के अंदर जो दे रखा है वो मोस्टली 17 और 18 सेंचुरी के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा फ्लो में रहने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं भी आता है तो डोंट वरी, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस के अंदर इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल के अंदर कवर करवाया जाएगा। बट सिंस यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, सो दिस इज़ द वे, और इस एनसीईआरटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कर सकते हो आप, मेरी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, डेली आप एक टाइमर सेट कर दीजिए, उस टाइमर के हिसाब से आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए नंदिनी आईएएस में। आप चाहो तो यहाँ पे जो भी वीडियोस हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपको जो भी डाउट्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ हर एनसीईआरटी के अंदर प्रियम्बल दे रखा होता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि उस प्रियम्बल को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चंस आते हैं और प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टोटल अगर देखेंगे तो 2 सेक्शन है, तो 5 चैप्टर हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1, 2 है और 3 है वो मोस्टली रिलेटेड है वर्ल्ड एस्पेक्ट से, लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है उसके अंदर ये बेसिकली रिपीटेशन है व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 6 एनसीईआरटीज और क्लास 8 एनसीईआरटी। ठीक है, बट ये रिपीटेशन जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे दे रखा है, डीपर लेवल पे दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तो आप यूज़ करोगे अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर के अंदर, दैट इज़ जीएस नंबर 1, और जो 4 और 5th है
वो आप अपना ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, देन आपका जो इन्वायरमेंट का पेपर है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, एंड हिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हो, एंड सोसाइटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो. आई विल टेल यू द लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि आप सोसाइटी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नाउ सेक्शन 1 का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले इन्होंने दे रखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में. अब देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ यहीं से स्टोरी स्टार्ट की गई है कि लोग जो है दे हैव रीच टू पेरिस एंड दे डिड लॉट ऑफ रिवोल्यूशन एक्टिविटीज़, है ना, वहाँ पे प्रिजन बनाया. ठीक है, तो बट इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी आपको ना. फ्रेंच सोसाइटी का थोड़ा सा एक पहलू है वो समझना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप वो पहलू आप क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो ये रिवोल्यूशन है वो भी समझ में आ जाएगा. अच्छा, हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि इंडिया के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन है, हायरार्कीज़ है, बट ऐसा नहीं है. वर्ल्ड लेवल में हायरार्की आपको देखने को मिलेगी. आप लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि फ्रांस जो कि इतनी ज़्यादा आज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप है, वो अपने एंशियंट टाइम पे वहाँ पे भी हायरार्की सिस्टम था वहाँ पे. लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि हमारे इंडिया में जो अवेकनिंग थी वो अगर हमने देखा एंशियंट टाइम में शुरू हुई जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की फॉर्म में, है ना. हमने ये पढ़ा था कि ब्राह्मण सोसाइटी का ज़्यादा प्रिविलेज था, वो सैक्रिफाइसेस करते थे. दैट्स वाई जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म रिलीजन इन टर्म्स फिलोसफीज डेवलप बट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, राइट. बट बाद में हमने देखा कि धीरे धीरे फिर से वर्ना सिस्टम डेवलप हो गया, है ना, टेम्पल सिस्टम डेवलप हो गया, इस तरीके की एक्टिविटी हुई. तो बाद में फिर आपने दूसरे रिलीजियस मोमेंट्स देखे होंगे, राइट. हमने बात की थी ना, नॉन ब्राह्मण मोमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट, ये सारे मोमेंट. देन आपने भक्ति मोमेंट देखा, देन सूफी मोमेंट देखा. देन आप इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते हो तो हमने बहुत सारे रिफॉर्मर्स देखे, रिवाइवलिज्म देखे, है ना. ये सारी चीज़ें हमने देखी. रोल ऑफ गांधी जी, रोल ऑफ भीमराव अम्बेडकर, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में 7th 8th क्लास के एनसीईआरटी में, राइट. अब वर्ल्ड लेवल में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं. आज जो आप मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ते हो, अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हो, वो कैसे डेवलप हो गया. वहाँ पे भी तो सोसाइटी क्राइसिस में होगी, एंड दैट क्राइसिस पेव द वे फॉर द रिवोल्यूशन, एंड द क्राइसिस पेव द वे फॉर द एनलाइटन सोसाइटी. ठीक है, तो फ्रांस के अंदर भी, नॉट ओनली इन फ्रांस बट होल यूरोप के अंदर जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पे कास्ट नहीं, बस क्लास डिस्क्रिमिनेशन था. वहाँ पे एक तरीके से अपर क्लास था, लोअर क्लास था, नॉट कास्ट. कास्ट हमारे इंडिया में प्रिवेल करता है बिकॉज वी हैव सो मैनी रेशियल सिस्टम एटसेट्रा जो कि आप सोशियोलॉजी वाले अपने ऑप्शन में पढ़ते हैं. ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी. बट अगर हम उस तरीके से देखें तो वर्ल्ड लेवल पे भी, यूरोप के अंदर भी देयर वाज अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन. एंड सबसे पहले वो जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो अवेकनिंग आई थी वो फ्रांस में आई थी. दैट्स वाई फ्रांस रिवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. कभी हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते हैं ऑस्ट्रिया रिवोल्यूशन, स्पेन रिवोल्यूशन, नहीं है ना वो, क्योंकि वहाँ पे रिवोल्यूशन हुए थे लेकिन इतने इंटेंस नहीं हुए थे. एंड फ्रांस रिवोल्यूशन इतना इंटेंस था, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन होल वर्ल्ड हिस्ट्री, इमेजिन, जिसने एक पेव दिया. आज जो आप आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी की बात करते हो, लिबर्टी की बात करते हो, वो आइडियाज़ इस सोसाइटी ने दिए थे, और आज हर वर्ल्ड लेवल पे इन आइडियाज़ को जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं तो फ्रेंच सोसाइटी जो है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है कि क्यों और कैसे ये हुआ, क्यों लोग जो है वो, देखो आप देखो, वहाँ पे भी राजा वाला सिस्टम था, वहाँ पे भी एम्पायर्स थे, वहाँ पे भी एक एम्पायर था. ठीक है, लुई 16 वहाँ पे राजा था, देन लुई 18 आया देन. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि उस टाइम पे लोग जो है वो पेरिस की तरफ भाग गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखो एग्जीक्यूशंस भी हुए. अब राजा अब आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, अगर वो लोग रेड फोर्ट के अंदर चले जाते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके राष्ट्रपति भवन तक चले जाते हैं, अगर उनके घर तक चले जाते हैं तो क्या होगा, पीपल विल थ्रोन इनटू द जेल,
उनको जेल में डाला जाएगा, एग्जीक्यूशन किया जाएगा, या जो भी उन पे कार्यवाही की जाएगी, राइट। बट सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, ये लोग राजा के घर के बाहर जाके हल्ला गुल्ला करने लग गए, दंगा फसाद करने लग गए, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पास कोई इश्यू था। वो इश्यू क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ था, किंग ने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई जुडिशियल सिस्टम तो था नहीं उस टाइम पे, तो किंग ने ऑर्डर दे दिया कि इनको एग्जीक्यूट कर दो, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो जब उनको एग्जीक्यूट किया गया तो क्या रीज़न था, ऐसा क्या हो गया कि उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस के चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जो किंग एम्पायर रूल करता था उसका नाम था बॉर्बन डायनेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्बन डायनेसिटी, ठीक है। अब लुई 16 जो था वो 1774 के अंदर राजा बना, एंड ही वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर फॉलो होता है, मतलब एल्डेस्ट बेटा जो राजा बनता है राजा की डेथ के बाद, तो सिमिलरली यहाँ पे हुआ। लुई 14 और 15 के बाद लुई 16 आया, और लुई 16 जो है वो 20 साल का था, उनको राजा बना दिया। अब आप इमेजिन करो, एक 20 साल के इंसान को राजा बना दिया जाए, बागडोर संभालने की दी जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, वो उतना मेच्योर नहीं होगा, उसका एक्यूमेन इतना करेक्ट नहीं होगा, एंड ऑल्सो इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी वैसी थी। ही वॉज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जीरियस काइंड ऑफ थिंग थे। उसके बाद इनकी शादी भी जो जिन क्वीन से हुई है, स्पेन की क्वीन, वो भी थोड़ा वैसे ही थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ना एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि इस एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है। एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था अमेरिका के अंदर, वो अगेंस्ट ब्रिटिश हुआ था। अमेरिका जो थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अमेरिका के लोगों ने वहाँ पे बहुत साल ब्रिटेन को झेला। उसके बाद फाइनली उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था, वैसे ही अमेरिका में भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था। अमेरिका ने आज़ादी ली, और अमेरिका को आज़ादी दिलाने के अंदर फ्रांस का हाथ था, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से दुश्मन रहे हैं। तो अमेरिका ने जब रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटेन, तो फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया अगेंस्ट ब्रिटेन। अब फ्रांस ने सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ सोल्जर, मनी प्रोवाइड किया, उनको एड्स दिए, फाइनेंशियल एड्स दिए, है ना, ह्यूमन एड्स दिए। तो इस तरीके से फ्रांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया। तो मेनली एक रीज़न था फाइनेंशियल बर्डन। वहाँ पे इतना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था फ्रांस के अंदर कि एक रोटी तक नहीं मिल पा रही थी लोगों को, ब्रेड। they were like suffering from this famine like condition, है ना। वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा पड़ गया था, भूखमरी पड़ गई थी। तो फ्रांस के अंदर लोगों की कंडीशन ये हो गई थी। नाउ अब सिर्फ क्या फाइनेंशियल रीज़न थे, ऐसे कैसे हो गया, राजा ने कुछ क्यों नहीं किया, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सी here it is given, the war ended, the war which ended, American War of Independence ended, and it added a billion, इमेजिन, इतना सारा डेट जो है वो फ्रांस पे आ गया था, ठीक है। उसके बाद ये देखो, गवर्नमेंट ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने अमेरिका को लोन देना शुरू कर दिया ताकि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट करे, लाइक दैट, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब यहाँ पे हम स्टेट सिस्टम पढ़ते हैं। ये है फर्स्ट स्टेट, ये है सेकंड स्टेट, और ये है थर्ड स्टेट। अब आप देखोगे कि मैंने इक्वल नहीं बनाया है पिरामिड के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम थी, इनकी थोड़ी कम थी, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, और इनकी थर्ड स्टेट, इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। ये हायरार्की में सबसे ज़्यादा ऊपर रहते थे फर्स्ट स्टेट। यहाँ के जो क्लास सिस्टम है वहाँ पे उसको स्टेट सिस्टम बोलते हैं, ESTATE, ठीक है। यहाँ के लोग हायरार्की में कम थे, बट यहाँ के लोग अर्न भी ज़्यादा करते थे, और इनका टैक्स बहुत ज़्यादा इनको कम पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। जैसे लेट्स से इनको करना पड़ रहा है अगर 2%, तो इनको करना पड़ रहा है 3%, और इनको करना पड़ रहा है 10%, इतना ज़्यादा। यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो नोबल्स हैं जनरली, यहाँ पे भी नोबल्स हैं बट पढ़े लिखे नोबल्स हैं, और यहाँ पे जो है वो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, सोल्जर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये सारे लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को क्या है, प्रिविलेजेस मिल रखी है, पर थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली हुई है।
यहाँ पे इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली है, इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना है। ठीक है, जो भी इलेक्शंस होंगे या गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट मतलब फ्रेंच रूलर को जो सपोर्ट करेगा वो ये दो लोग होंगे, इनको कोई चांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, इन पे कभी भी टैक्स लिवाई कर दिया जाता है। और अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किसी ने पार्टिसिपेशन दिया है तो इन लोगों ने दिया है। ये लोग फेमाइन से मर रहे हैं, इन पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, राइट। इन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस भी हैं। ठीक है, वहाँ के टैक्सेस को बोला जाता था तिथेस बोला जाता था। ठीक है, देन एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको टेली बोला जाता था। तो इस तरीके के इनके डेली कंजम्पशन पर टैक्सेस हैं, लाइक तंबाकू पे, सॉल्ट पे, इन डेली कंजम्पशन पे इनको टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ रहा है। यहाँ तक ये चीज़ समझ आई। अब इमेजिन करो कि ऐसे लोगों को जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेशन कराया है, एंड में इनके पास कुछ भी नहीं है, तो व्हाट दे विल डू। वो ऑब्वियसली राजा को बोलेंगे ना कि प्लीज़ हमारी सुनो, हमारी मदद करो। राजा क्या कर रहा होगा, इनको ही मार रहा होगा। तो इनमें क्या होगा, गुस्सा और बढ़ेगा, और वो गुस्सा जो होगा वो रिवोल्यूशन की फॉर्म में जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही स्टोरी हमें आगे पढ़नी है। हमने इंडिया के अंदर देखा था, इंडिया के अंदर आप जब ये देखते हो जैनिज्म बुद्धिज़्म का जब ओरिजिन देखा था हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में, तब हमने ये देखा था कि इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी किस बेसिस पे थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, इनके बेसिस पे थी। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को अलग से स्पेशल प्रिविलेजेस थी, वैश्यास और शूद्रास जो है वो अपने टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते थे, वेदास नहीं पढ़ सकते थे, वो कोई सैक्रिफाइसेस नहीं कर सकते थे, उनको सिर्फ राजा की सेवा में रहना होता था या क्षत्रिय की सेवा में रहना होता था, है ना, या ब्राह्मण्स की सेवा में रहना होता था। वैश्यास जो होते थे वो मोस्टली ट्रेडर्स थे। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी यहाँ पे हमारा कास्ट सिस्टम जो है वो जनरेट होना शुरू हुआ धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन लोगों ने कभी उस तरीके से रिवोल्ट नहीं किया, बट दे वर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, एंड दैट्स हाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अराइव्ड, राइट। बट यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी लोग इतना परेशान हो गए थे। एंड प्लस ये मैं आपसे बात कर रही हूँ 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे अगर 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक भी जाए ना, तब भी ये सेम कंडीशन थी, बट तब न्यू अवेकनिंग हुई थी। उस पीरियड को हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। वहाँ पे हम रूजो के बारे में, इमैनुअल कांत के बारे में, है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट वो हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी। बट अभी ये बात समझिए कि उस टाइम पे जब लोगों ने रिवोल्ट किया था 15 से 17th सेंचुरी में, तब जैसे इंडिया में जैनिज्म बुद्धिज्म आया, यहाँ पे भी न्यू अवेकनिंग आई जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। बट फिर भी इससे चीज़ें सॉल्व नहीं हुई। जब इससे चीज़ें सॉल्व नहीं हुई और जब फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, पानी सिर से ऊपर चले जाना, तो जब ये कंडीशन हुई, देन पीपल स्टार्टेड द रिवोल्यूशन, एंड उस फेज को ही उस फ्रांस रिवोल्यूशन बोला जाता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने जब 1857 डिस्कस किया था, तो हमने देखा था ना, ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यूसली बहुत हार्श एंड अग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, फाइनेंशियल वहाँ पे क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, है ना। बट मेन ट्रिगरिंग पॉइंट कौन सा था, जब उन्होंने वो ग्रीस कार्टेज जो इश्यू हुआ था, है ना, जिसमें आपको बारूद को मुंह से काटना पड़ता था, जिसके अंदर बीफ था, राइट। वो एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से सभी रूलर इकट्ठा हुए और रिवोल्ट इन्होंने किया, जिसको हम 1857 रिवोल्ट बोलते हैं। तो सिमिलरली यहीं पे था, यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट ये था कि व्हेन दीज पीपल, दीज थर्ड स्टेट्स, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने जब फाइनेंशियल हेल्प दी, अपने सोल्जर्स भेजे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, क्यों, क्योंकि फ्रांस को लड़ना था वहाँ पे। जब इन्होंने हेल्प की तो किंग की ड्यूटी होती है ना कि वो किंग इनको प्रोटेक्ट करे, किंग इनको प्रिजर्व करे, इनके नीड्स को फुलफिल करे। बट जब ये लोग अपनी डेली ब्रेड के लिए सफ़र कर रहे हैं, किंग ने इनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, एंड दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट। और उसके बाद जो है वो रिवोल्यूशन का फेज जो है वो चालू हुआ है। आप ये बात ध्यान रखना कि रिवोल्यूशन जो होता है वो ना तो एक दिन में होता है और ना ही उसका प्रोसेस एक दिन में होता है। आप लोगों में से जैसे काफ़ी लोग एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को अगर क्लियर करते हो तो आपकी रैंक एक दिन आती है, एक दिन रैंक आती है, वो 1 डे होता है कि आपकी रैंक दिखती है उस लिस्ट के अंदर, यूपीएससी लिस्ट के अंदर आपका नाम दिखता है। बट वो आपकी जो मेहनत होती है ना वो काफ़ी सालों की होती है, प्रीलिम्स की, मेंस की, देन इंटरव्यू की, और प्रीलिम से पहले की भी आप 1 साल की मेहनत होती है जिसमें आप कितनी सारी किताबें पढ़ते हो, तब जाके आपका इसका सबका समेशन होता है, देन आपकी रैंक आती है,
राइट। सिमिलरली अगर आप वैसे देखो तो रिवोल्यूशन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला और एक ही दिन में आपने डाल दी, नहीं, इट्स नॉट अ इवेंट ऑफ अ डे। रोम डिड नॉट बिल्ड इन अ डे। ओके, तो वैसे ही रिवोल्यूशन जो होता है वो कभी भी ना तो एक इवेंट का होता है और ना ही कोई एक दिन का होता है। इट्स अ ट्रिगरिंग पॉइंट, एक डेवलप होता है जहाँ पे एक जेनिथ आ जाता है कि हाँ इसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। तो वहां पे रिवोल्यूशन जो होता है उसके फेजेस जो होते हैं वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही था। एंड सेकेंडली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है देन ऑब्वियसली थर्ड स्टेट सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, मोस्टली वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रह गए, इतना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इतना फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रांस को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी नहीं आया था जितना इस टाइम पे था। दिस हैज़ बिन रिटर्न इन UN रिपोर्ट कि फ्रांस को रिवोल्यूशन के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितना क्राइसिस था उतना फ्रांस को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी नहीं आया था। यहाँ पे फ्रांस सबसे ज़्यादा अनस्टेबल था, बट इस रिवोल्यूशन ने उसको किस तरीके से स्टेबलाइज की तरफ लेके गया, किस तरीके से नेपोलियन आया, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट, बट उसके बाद भी, उसके पहले भी बहुत सारे रीजंस थे, लाइक हाई इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। दिस वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे थे, और जब किंग ने उनकी नहीं सुनी, एंड दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट। देखो और भी सारी थी, बैड हार्वेस्ट था, डिजीज एपिडेमिक्स थी। ठीक है, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। सो दीज आर द मेन रीजंस। ठीक है, और धीरे धीरे आप इसके अंदर एक फिलॉसफीज और ऐड कर सकते हो, रोल ऑफ एनलाइटनमेंट। जो थिंकर्स थे जो कॉन्टिन्यूसली लिख रहे थे फ्रांस की सोसाइटी पे, जिन्होंने आइडिया था इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रिविलेज लोग हैं ना, जिनको जो अबव माने जाते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, उनके खिलाफ लिखा जाने लगा। लोगों ने उसके बारे में लिखना चालू किया कि नहीं, हर स्टेट को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को वोटिंग राइट्स थे, थर्ड स्टेट को वोटिंग राइट भी नहीं था, राइट। सो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको लिखी गई पैम्पलेट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, तो जिसकी वजह से ये अवेकनिंग आई कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। एंड पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही थी वो थोड़ा फेवर में भी काम कर रही थी, अगेंस्ट में जैसे कर रही थी। तो यहाँ पे फेवर में ऐसे कर रही थी कि मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था तो अवेकनिंग भी इंक्रीज हो रही थी, एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है अवेकनिंग लोगों की वो बढ़ती जा रही थी। Like example, these philosophers, the ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, and it was put forward by these John Locke, Rousseau, Immanuel Kant, इन सब के द्वारा आगे दिया गया था। अब इनकी बुक्स हैं, ये आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि जो ये आप जो थिंकर्स है ना, ये आप एथिक्स के अंदर करोगे। आप लोगों के अंदर जो भी थिंकर्स है, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रूजो, इमैनुअल कांत, ये सारी चीज़ें जो है वो आप कहाँ करोगे, एथिक्स के पेपर के लिए करोगे कि किन थिंकर्स ने क्या क्या बोला है। अगर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर उन थिंकर्स के बारे में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये पॉइंट्स रह सकते हो। जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने एक प्रोवाइड कराई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने क्या बोला, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट, कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। उस सेपरेशन ऑफ पावर में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोबल जो ऊपर है सोसाइटी के अंदर, हायरार्की के अंदर, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले और उनको ज़्यादा राइट्स मिले। ठीक है, उसके बाद इनका एक ये भी मोटो था कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन जो था, अब ब्रिटेन के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ब्रिटेन जो है वो कभी भी इस तरीके की रजीम में नहीं था, वहाँ पे अनइक्वालिटी नहीं थी उस तरीके की। ब्रिटेन ने हमेशा से अपनी इक्वालिटी जो है वो मेंटेन करके रखी थी। कैसे करके रखी थी, वहाँ पे एक चार्टिस्ट मूवमेंट हुए थे, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुए थे, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उन मोमेंट्स के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने हमेशा से इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल जो है वो ही अडॉप्ट करके रखा था। ठीक है,
तो ब्रिटेन ने कभी भी इससे सफ़र नहीं किया। जब ब्रिटेन ने इक्वालिटी वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करके रखा था, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी वहाँ पे डेवलप हुआ। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पे डेवलप हुआ, मर्केंटाइलिज्म जो थ्योरी हमने जो 7th क्लास के एनसीईआरटी में डिस्कस की थी, वो भी वहाँ धीरे धीरे डेवलप हुई। देन जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, देन कोलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म ऐसे स्टार्ट होने लगा। तो ब्रिटेन वॉज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी हमेशा से प्रोग्रेसिव थी। इसलिए आपको ब्रिटेन रिवोल्यूशन तरीके से जैसा कोई टॉपिक नहीं दिखाई देगा। रिवोल्यूशन उन जगह हुआ है जहाँ पे क्राइसिस था सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर। तो इन्होंने हमेशा से, इन फिलोसफर ने हमेशा बोला है कि कंट्री शुड टेक फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो क्या करता था, कॉलोनीज बनाता था। उन्होंने अमेरिका को कॉलोनी बना रखा है, उनने यूरोप की काफ़ी सारी जगह अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। किस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी सिस्टम को ख़त्म किया, ये पैम्पलेट्स में थिंकर्स ने जो है वो आइडियाज़ जो है वो दिए थे। नाउ आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, ठीक है। नाउ आपको ये समझ आया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का। अब ये हुआ था कि 1789 के अंदर लुई 16 ने असेंबली ऑफ द स्टेट्स बुलाई कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम असेंबली बुलाते हैं। मीन्स फर्स्ट स्टेट बैठेंगे, सेकंड स्टेट बैठेंगे एंड थर्ड स्टेट बैठेंगे, और हम सहमति से डिसीजन लेंगे कि टैक्स, न्यू टैक्स अगर जो हम पुट करते हैं, हमें थर्ड स्टेट पे पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थर्ड स्टेट ने अग्री किया कि चलो ठीक है, राजा हमें बुला रहे हैं, हो सकता है कोई सोल्यूशन निकालने के लिए बुला रहे हो, तो जाया जाए। तो जब यहाँ आए गए तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वहाँ उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी ना, आई टोल्ड यू। और जो थर्ड स्टेट थे वहाँ पे कितने मेंबर इकट्ठे हुए थे? 600 इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब वहाँ पे ये था कि ये आया था कि टैक्सेस किस तरीके से हमें कंडक्ट करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 वोट। मीन्स ये जो 300 लोग आए हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को मिला के, इनमें ऐसे देखो, ये लोग बोलते हैं कि 1 स्टेट मतलब 1 वोट। मीन्स इसका 1 वोट, इसका 1 वोट और इसका 1 वोट, दैट्स इट। तो जो मेजॉरिटी में होगा वो जीत जाएगा। लेकिन इन लोगों ने अपोज किया, इन लोगों ने कहा ऐसे कैसे, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, 1 स्टेट 1 वोट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग तो 600 लोग हैं, आप लोग दोनों मिला के 300 लोग हो, आप दोनों सर्व सहमति में आ जाओगे तो ये तो 2:1 हो जाएगा। जब 2:1 हो जाएगा तो मतलब कोई चेंजेस ही नहीं होंगे, हमें फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा, सेम जो हम पुराना दे रहे थे। इससे अच्छा है कि आप 1 पर्सन 1 वोट देखो ना। हो सकता है कि इन 600 में से भी कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, वी डोंट नो अबाउट इट, बट यहीं पे जो है वो क्लैशेस हो गए थे और थर्ड स्टेट जो है वो वहां से निकल गया था। देखिए, when the king rejected this proposal, the third state walked out of the assembly in protest. Here they demanded each member would have 1 vote, but first state और second state ने बोला नहीं। तो यहीं पे क्लैश हुआ और थर्ड स्टेट वहाँ से असेंबली से वॉकआउट कर गए। और जब ये वॉकआउट करे थे तो ये एक टेनिस कोर्ट था पास में, वहाँ पे जाके मिले और उन्होंने बोला कि ये टेनिस कोर्ट ही अब हमारी असेंबली है, यहीं पे हम रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे और किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। सो दे मेट इन द टेनिस कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वर्सालीज, इसलिए उसको वर्सालीज बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्सालीज, वर्सालीज अटैक, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। और उन्होंने खुद को ही थर्ड स्टेट को वहाँ पे एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और बोला कि वो लोग तब तक अलग नहीं होंगे, वो असेंबली तब तक अलग नहीं होगी जब तक वो अपना फ्रांस के लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं। उन्होंने किंग की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया, फर्स्ट स्टेट को सेकंड स्टेट को मानने से मना कर दिया और बोला कि हम ही असेंबली है। मैंने सुना ना अपनी भगवान है, तो उन्हें खुद को ही असेंबली डिक्लेयर कर दिया और बोला कि हम फ्रांस का पहले कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद आगे जो है वो मूव करेंगे। एंड उनके लीडर्स थे जिसमें सबसे पहले आएगा मिराबू, सईस और बाद में और भी लोग आएंगे, वो हम रॉबस्पियर वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर इसमें मेंशन दिया हुआ होगा तो, ठीक है। तो इन लोगों ने जनरल वगैरह लिखे, वही जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है वैसे ही। ये देखिए, ये टेनिस कोर्ट में मिले हैं, इन्होंने इस तरीके से ओथ ली है, देखो कितना हैप्पी और प्रॉस्परस ये लोग कितने जील के साथ हैं। हम जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ेंगे इंडिया के अंदर तब भी हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे मिली, दे वर वेरी वेरी हैप्पी, है ना, कि चलो हमने कुछ पॉलिटिकल कुछ अच्छा किया। सो इमेजिन करो जब आम आदमी पार्टी जब आई थी
दे वर इक्वली हैप्पी, राइट। वो भी इक्वली हैप्पी थी कि चलो, लोग भी बहुत खुश थे, आम आदमी से जुड़ने वाले लोग भी बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, अब कुछ नया होगा, हमें अब कुछ नया चीज़ दिखाई देने देगी, क्योंकि एक मिडिल मैन जो है वो लीडर बन के आ रहे हैं, लाइक दैट। तो नाउ यू कैन इमेजिन द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। नाउ ये तो सेम है, वही वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड लेकिन किंग ने इन असेंबली को बहुत ज़्यादा टर्मोइल में भेजा था। किंग ने इन पे काफ़ी अटैक किए थे। जब किंग ने इन पे अफेक्ट करने चालू किए तो किंग जो है वो एक बास्टाइल फोर्ट है पास में, वहाँ पे चले गए और उस फोर्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो भी किंग का फोर्ट था, ठीक है। एंड देन फाइनली किंग ने एक्सेप्ट कर लिया नेशनल असेंबली को, ठीक है, और बोला कि ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो, हम रिव्यू करेंगे, अगर वो सही लगेगा तो हम उसको जारी करेंगे, ठीक है। तो फाइनली उन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिन्होंने बोला कि फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करो, मीन्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड सिस्टम को बिल्कुल अबॉलिश कर दो। इस तरीके से प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, उन पे ऑब्लिगेशंस जो हैं वो लगने चाहिए, और हमारे ऊपर जो टैक्सेस और ऑब्लिगेशन है उसको थोड़ा तरीके से रिमूव करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड जो है वो करी थी। बोला कि मेंबर्स जो हैं क्लर्जी के, दे शुड गिव अप देयर प्रिविलेजेस ऑल्सो। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी डिमांड रखी, और फाइनली फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा का रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा हो मोनार्की सिस्टम। जैसे अगर आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके के इलेक्शंस होते हैं, बट मेनली राजा चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से अपना मोनार्क जो है वो चूज़ किया। मोनार्क हैव अ लिमिटेड पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर शुरू किया, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, इलेक्टर्स होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा डिज़ाइनिंग जो है वो सिस्टम दिया, जो कि हम आज फॉलो करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, वही उन्होंने उस टाइम पे दिया था, ठीक है। इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन जब आप मैं स्टोरी बताऊंगी तो मैं आपको एक एक इवेंट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर बाद में ये असेंबली भी थोड़ा करप्ट हो गई थी, और इस असेंबली ने भी ना काफ़ी चीज़ें ख़राब की थी, इन्होंने एग्जीक्यूशन करने शुरू कर दिए लोगों के। तो जो आइडिया पे फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, इस असेंबली ने उसको रिवर्स कर दिया। मीन्स बिल्कुल जो कहते हैं ना, इक्वालिटी का प्रिंसिपल ख़त्म कर दिया था। देन दैट्स हाउ दैट नेपोलियन की एंट्री हुई। फिर नेपोलियन ने किस तरीके से चीज़ें सॉल्व की वो हम देखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस बुक के अंदर वो चीज़ें इतनी डिटेल्स में दे रखी है। एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शुरू हो गया विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दे वर कॉल्ड एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स। मीन्स ये नेचुरल राइट्स हैं, ये ह्यूमन को इन्फोर्समेंट हैं, ये राइट्स ह्यूमन जैसे ही बॉर्न होता है, दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल एंड ये इनएलिएनेबल है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का हमने जो आइडिया है वो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया था। यहाँ पे ना फ्रांस के देखो नेशनल कलर्स बताए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से स्लेव्स जो हैं वो कैप पहनते थे, वो फ्री होने के बाद ऐसे पहनने लग गए। तो ये सारी चीज़ें ना आपको दिखा रखी है, अगर आप चाहो तो इस टेबल को अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, ये बता रहा है कि इट्स अ सिंबल ऑफ इटर्निटी बिकॉज रिंग हैज़ अ नाइदर बिगिनिंग और नॉर एंड। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्कैप्टर को ये बताया है। तो ये सारे सिंबल है, अगर आपको पढ़ना है तो शायद स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे तो आई डोंट नो, बट ये यूपीएससी में तो नहीं पूछा जा सकता है। इस तरीके के ना सिंबल्स दिए गए कि ये फ्रांस सोसाइटी को जो सिंबलाइज करते हैं और फ्रांस की पॉलिटिकल लाइफ को जो सिंबलाइज करते हैं। फिर फ्रांस ने फाइनली बाद में, ये इसमें क्लियरली नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद ये हुआ कि वहाँ पे रूल करने लग गए 5 डायरेक्टरी, ठीक है। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गए थे, ये जो मैंने आपको बताया था मिराबू, रॉबस्पियर वगैरह, ये काफ़ी करप्ट हो गए थे बाद में। एंड फिर लोगों ने डिमांड की कि अब फ्रांस को मोनार्की नहीं, रिपब्लिक होना चाहिए, मीन्स चूजन लीडर हो जाना चाहिए। बाद में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक जो है वो बन गया।
तो आज फ्रांस इज अ रिपब्लिक। ठीक है। देन दीज वर जेकोबियन क्लब, ये रॉबर्सपियर के क्लब था। जो पहले थर्ड स्टेट में थे, जिन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर की थी, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी थी, उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा करप्शन वाली भावना आ गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही लोगों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बहुत ही मतलब बुरे तरीके से, ब्रूटल तरीके से उन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी है ना गुलिटिन करना शुरू कर दिया। गुलिटिन का मतलब होता है, फोटो नहीं दे रखी इसके अंदर, जैसे कि ये एक है ना, एक लोहे का बना हुआ है, यहाँ पे है एक लोहे का डंडा, यहाँ पे इनका सिर रखा, यहाँ पे इनकी बॉडी, और उस सिर को ऐसे काट दिया। दिस इज कॉल्ड गुलिटिन। तो ये प्रोसेस जो है वो इन लोगों ने चालू कर दिया। तो थर्ड स्टेट के लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, नॉर्मल लोग, आर्टिजियन वर्कर वगैरह, कह रहे यार इन लोगों ने हमारे साथ तो मिलके फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू किया, बट आज ये हम लोगों को ही पीट रहे हैं और अननेसेसरी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को भी पीट रहे हैं। एंड दैट्स हाउ लाइक फ्रांस डिमांडेड कि अब हमें रिपब्लिक हो जाना चाहिए। एंड उन्होंने एक इलेक्टेड असेंबली बनाई जिसको कन्वेंशन कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि मोनार्की को अबॉलिश कर दो और फ्रांस को रिपब्लिक जो है वो डिक्लेयर कर दो कि रिपब्लिक मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। दैट्स हाउ दे स्टार्टेड, एंड दैट फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर भी बोला जाता है। ठीक है। इसके पहले ये हुआ था कि जब फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया था, तो जो राजा थे ना, किंग लुई 16 और उनकी वाइफ, उनका भी गुलिटिन कर दिया गया था, उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फिर रेन ऑफ टेरर फैला। रेन ऑफ टेरर के अंदर भी सिटीजन्स को जो है वही राइट्स नहीं मिल रहे थे, थर्ड स्टेट वालों को। बुलेटिन कंटिन्यूसली चलता रहा। जब इस तरीके से चलता रहा तो वहाँ पे एक 5 रूल डायरेक्टरी बनी। तो उन 5 रूल डायरेक्टरी ने बोला, या ये 5 रूल डायरेक्टरी बनी। 5 डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपने आप को सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, अब हम इस क्लब को मार के अपना एक क्लब बनाएंगे जहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। बट ये भी फेल्ड हुई डायरेक्टरी भी। इन्होंने भी अननेसेसरी लोगों के साथ बुलेटिन किया, इक्वालिटी नहीं फॉलो किया, है ना। और अब एक तरीके से ये भी एकदम मोनार्क बन गए थे, करप्ट बन गए थे। एंड लोगों ने इन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करना शुरू किया। जब इन लोगों ने लोगों पे अटैक करना शुरू किया तो डायरेक्टरी घबरा गई थी, और इन्होंने फिर नेपोलियन को बुलाया। नेपोलियन जो थे एक मिलिट्री लीडर थे, उनको उन्होंने बुलाया कि आप आइए और हमें बचाइए। तो जब नेपोलियन आया और लोगों से इन डायरेक्टरी को बचाया, तब नेपोलियन को इन्होंने एक अच्छी पोस्ट दी डायरेक्टरी वालों ने। फिर उसके बाद नेपोलियन थोड़ा सा पावरफुल होकर नेपोलियन इन डायरेक्टरी को हटा दिया और उन्होंने लोगों के हित में काम करना शुरू किया। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द पीपल्स पर्सन। ठीक है, पीपल्स फेवरेट पर्सन बन गया था वो नेपोलियन। एंड फिर नेपोलियन ने जो है वो फ्रांस में रूल किया और काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है वो दिए थे। तो फ्रांस रिवोल्यूशन एक वेगली आइडिया दिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बट नेपोलियन जब पावर में आए थे, उन्होंने इन आइडियाज़ को मेक श्योर किया कि ये इम्प्लीमेंट हो प्रॉपर तरीके से, जो कि इम्प्लीमेंट हुए। इसीलिए आज भी फ्रांस के अंदर उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिस करिकुलम को बोला जाता है नेपोलियन करिकुलम और नेपोलियन कोड, just to recognize the importance of Napoleon in France society, France as a country। ठीक है। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बिल्कुल किया था, क्योंकि वुमेन भी सफ़र कर रही थी। पहले उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी, फिर कम हो गई। लेकिन जब डायरेक्टरी का रूल जब बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ था, देन वुमेन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो किया था। यहाँ पे बहुत ही जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहो तो इनको अपना डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो और इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। एथिक्स के अंदर यूज आएगा और मोस्टली आपका एसे के अंदर आएगा। एसे में जनरली आपको पूछ लिया जाता है वुमेन से रिलेटेड टॉपिक। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी यहाँ पे चालू हो गई। प्लस फ्रांस के अंदर सबसे पहले स्लेवरी को अबॉलिश करने की कोशिश की गई। ठीक है, क्योंकि आइडिया ऑफ इक्वालिटी दिया। फिर ये आइडियाज़ जो है वो बाकी जगह फैले, बाकी कैरिबियन, गुडालोपो, सैन दोमियांगो, इन जगह कम्युनिटी पर धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लेवरी प्रिवेल करती थी। अब स्लेवरी क्या थी? स्लेवरी का मतलब सिंपल ये था कि जिसको हम बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कि आपके हर एक तरीके का काम करेगा, ना सिर्फ इकोनॉमिक काम नहीं, आपको हर तरीके से खुश करने की कोशिश करेगा। इसके लिए भी एक सीरीज़ बनी, आप चाहो तो देख सकते हो, स्पार्टकस।
नेटफ्लिक्स पे है, बहुत अच्छे से उन्होंने रोम स्लेवरी के बारे में बता रखा है कि रोम के अंदर एंशियंट टाइम में किस तरीके से स्लेवरी प्रिवेल करती थी। वो राजा को हर तरीके से प्लीज़ करती थी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, और राजा उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करता था वो सारी चीज़ें उसके अंदर बता रखी है। तो आई विल रिकमेंड यू गो एंड वॉच इट, ठीक है। तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अब स्लेवरी जनरली शुरू ऐसे हुई थी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर की वजह से शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं, है ना, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, जूट, इन सब चीज़ों के जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो अब जहाँ पे काम कौन करेगा? मर्चेंट तो कभी जाके खेती नहीं करेगा, वो तो काम नहीं करेगा ना, वो तो प्रोडक्ट खरीदेगा और बेचेगा उन्हें हाई प्राइस में, राइट। तो उसके लिए जो वर्कर की ज़रूरत होती है वो कहाँ मिलेगी? तो इन लोगों को वर्कर्स जो मिलने लगे वो मिलने लगे अफ्रीका के जंगलों में, अमेरिका के जो आसपास के एरियाज़ हैं, साउथ अमेरिका, वहाँ की जंगलों में मिलने लगे। तो बेसिकली अमेरिका और अफ्रीका जो है वहाँ से स्लेव लेके आते थे। स्लेव का एक तरीके से ट्रेड होता था, ठीक है। स्लेव लेके आते थे, उनको अपनी नीड्स के लिए अपने फॉरेस्ट के अंदर काम करवाते थे। तो बेसिकली उनके साथ ट्रीटमेंट भी सही नहीं होता था, बंधुआ मजदूर होते थे, उनको मार देते थे, उनको गोलियों से मार देते थे। देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, इनफैक्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी, जहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताया गया है। अब्राहम लिंकन की भी एक डॉक्यूमेंट्री, उसमें भी स्लेवरी के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो वो आप वहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको ना प्लांटेशन क्रॉप में काम करने के बाद इनको ऐसा भी नहीं कि फैमिली के साथ काम करवाते हैं, फैमिली कहीं और है, ये कहीं और है, हर फैमिली मेंबर्स को अलग अलग भेज देते हैं, वहाँ पे काम कराते हैं। फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उनको हथकड़ी बांध के कहीं ट्रक में ले जाते हैं, वहीं पे वो सोते हैं, वहीं पे इनकी कोई हाइजीन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई राइट्स नहीं, ऐसा काम होता है। फिर उसके बाद मान लो अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार देते हैं, या फिर अगर कोई लगता है कि स्लेव का काम अब पूरा हो गया, ये कोई यूटिलिटी नहीं है अब इसके लिए, तो उसको भी गोली मार देते हैं। तो इस तरीके की उनके साथ जो है वो हरकत की जाती थी। तो ये धीरे धीरे जब फ्रांस ने आइडिया दिया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, जब ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी एक शॉर्ट टर्म नहीं है, आप इसका अगर मीनिंग देखो तो काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है, डेप्थ मीनिंग है। हम इक्वालिटी पढ़ते हैं कीवर्ड की फॉर्म में, बट लोग इस पर पीएचडी कर रहे हैं इस टर्म पे, ठीक है। तो आप इक्वालिटी का बड़ा कॉनोटेशन देखो तो इन फिलोसफर्स ने, मोंटेस्क्यू, रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डीपर लेवल पे मीनिंग जो इक्वालिटी का है उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये लोगों में धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ी, एंड दैट्स हाउ लाइक पीपल वांटेड कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो हो वो किया जाए। तो धीरे धीरे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे चालू हो गया था, एंड उसका रीज़न जो है वो फ्रांस रिवोल्यूशन को भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम उसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे इक्वालिटी चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, बट एग्जैक्टली आर वी रियली फोकसिंग ऑन दिस आइडिया? आर वी रियली इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया ऑफ इक्वालिटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? थिंक अबाउट इट। रिवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा, अब ये देखिए डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट्स, आप चाहो ना इस कोड को, इस कीवर्ड को कहीं पे भी लिख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सोसाइटी में, हर रिवोल्यूशन वाली सोसाइटी में आपको मिलेगा। जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये आपको मिलेगा। आइडिया ऑफ इक्वालिटी मिलेगा, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो हर जहाँ पे लोग एक तरीके से स्लेव बने हुए हैं या फिर कॉलोनीज बना रखी है या कॉलोनियल पावर के अंदर है, वो आपको हिस्ट्री के अंदर ये टर्म ज़रूर मिलेगी। जब लोग अपने आप को आज़ाद करने की बात कहेंगे तो ये टर्म्स वो ज़रूर यूज़ करेंगे। एंड उस ज़माने में पैम्पलेट्स, सोशल मीडिया नहीं था, पैम्पलेट्स, टेलीग्राम, स्कूल्स, राइटिंग, यही चीज़ें जो है वो काम करते थे। माइक ले लेते थे और बोलते रहते थे, रैलियाँ निकाली जाती थी। तो इस तरीके से लोगों में कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ नेपोलियन के उन्होंने बारे में बात की है, ठीक है। ही वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नेपोलियन नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि कभी फ्यूचर के अंदर, है ना, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं होता कभी, ना ही वर्ल्ड वॉर 2 होता। हम हमेशा पढ़ते हैं कि अरे हिटलर था, वो वर्ल्ड वॉर 2 में थे। लेकिन अगर आपको एक बात बताऊँ, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर नेपोलियन नहीं होता
नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, फ्रांस पावरफुल नहीं बनता, तो कभी वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं होता। नेपोलियन इज द वन हु स्टार्टेड द वॉर्स, हु स्टार्टेड फाइटिंग द बैटल्स एंड मेनली अगेंस्ट ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अगेंस्ट बैटल किया है तो ब्रिटेन और ज़्यादा पावरफुल बना। जब ब्रिटेन बहुत ज़्यादा पावरफुल बना तो लड़ाई हुई है फ्रांस ब्रिटेन में और बाकी कंट्रीज़ के बीच में भी। एंड हाउ दे ईच कंट्री सपोर्टेड ईच अदर एंड हाउ दिस कंट्री लाइक वेंट अगेंस्ट ईच अदर, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो नेपोलियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, मतलब माई पर्सनल फेवरेट, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। देखो आप जब भी पढ़ाई करते हो ना, अपना एक पर्सनल फेवरेट चूज कर लो कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है। बहुत लोगों को गांधी जी पसंद है, लेकिन बहुत लोगों को सुभाष चंद्र बोस भी पसंद है, बट एट द सेम टाइम बहुत लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर पसंद है। तो आप अपना पर्सनल फेवरेट चूज कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो हमेशा से नेपोलियन रहा है इन ऑल ओवर द हिस्ट्री। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नेपोलियन, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में अलेक्जेंडर नहीं है, बट हिस्ट्री ऑप्शनल को अलेक्जेंडर के बारे में भी पता है एंड ही वॉज ऑल्सो माई वन ऑफ माई फेवरेट। सो अगर आप चाहते हो नेपोलियन के बारे में पढ़ना तो पढ़िए, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा, आज जो फ्रेंड्स के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट होल यूरोप के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप की, रियल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। नाउ इस बुक के अंदर ज़्यादा मेंशन नहीं दिया गया। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट और एनसीईआरटी जो है वो नेपोलियन को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहती है, ठीक है। बाय द वे एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर कर दिया गया है, ठीक है। बट अगर आपको आंसर अभी तक याद नहीं आया है तो उसका आंसर है समुद्रगुप्ता, ठीक है। बेसिकली अगर लेखन देखा जाए तो समुद्रगुप्ता तो आप देखोगे एडी के अंदर आए थे और ये समथिंग 18वीं सेंचुरी के अंदर थे, बट सिंस हमारी हिस्ट्री जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री डोमिनेट करती है वहाँ पे। अगेन रिमेंबर, मैंने आपको 8th क्लास के एनसीईआरटी में बताया था कि यूरोपियन हिस्ट्री हम यूरोपियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। आइडियली तो नेपोलियन को द समुद्रगुप्ता और फ्रांस बोलना चाहिए ना, क्योंकि समुद्रगुप्ता तो पहले आए थे, है ना। बट नहीं, समुद्रगुप्ता ऑफ फ्रांस नहीं, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता को बोला जाता है। इट सीम्स कंफ्यूजिंग, बट वंस यू रीड अबाउट समुद्रगुप्ता यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन रिवोल्यूशन के आइडियाज़ हमने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। हमने ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ है ना दूसरी कंट्री से ले लिए हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं सारे रिवोल्यूशन को अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि सारे रिवोल्यूशन अच्छा ही हुए हैं। उन्होंने एक प्रोग्रेसिव चेंज के लिए, एक बेटर चेंज के लिए ही फाइट किया है, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं रशियन रिवोल्यूशन, तो अभी हमने बात की थी कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पे भी ना इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, बट इन डिफरेंट टर्म। आप लोगों ने लोगों के बारे में सुना होगा, लोगों को डिबेट करते हुए, अरे यार तुम लोग तो सोशलिस्ट लोग हो, अरे यार तुम लोग कैपिटलिस्ट हो। जब आप थोड़ा प्रिपरेशन में डीपर लेवल पे आएंगे ना, तो वैसे आप आइडियोलॉजी वॉर भी एक दूसरे के साथ है ना आर्ग्यूमेंट्स करोगे दोस्तों में, अरे तुम तो सोशलिस्ट हो, अरे नहीं तुम तो कैपिटलिस्ट हो। फिर दूसरा आएगा बोलेगा नहीं यार वी आर कम्युनिस्ट। ओके, तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोशल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे यूरोप के अंदर फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। फ्रांस रिवोल्यूशन ने बताया कि किस तरीके से सोसाइटी का हमें न्यू स्ट्रक्चर करना चाहिए, जहाँ पे हमें आइडियाज ऑफ इक्वालिटी देना चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियाज जो है वो वर्ल्ड लेवल पे फैले गए। अब देखिए इंडिया के अंदर भी देखो, राजा राम मोहन रॉय, हेनरी दरोजियो, ये सब ने दे हैव टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन। तो फ्रांस रिवोल्यूशन पढ़ लेना, यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम है ना फ्रांस रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि आइडिया ऑफ इक्वालिटी जो है वो लोग आजकल सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग सीरियसली भी लेते हो, शायद इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। बट फ्रांस रिवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट रीड अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने ना स्वच्छ भारत अभियान है ना चलाया है। आप देखते होंगे कि आपके घर के बाहर है ना एक सुबह सुबह गाड़ी बजती है, गाड़ी वाला आया कचरा उठाने, ये बचता है ना ताकि लोग आए उसमें कचरा फेंके। लेकिन क्या सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं? मुझे आप सोच के बताओ, क्या सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं। कुछ लोगों को होता है ना, अरे यार ऊपर से कचरा फेंक दो, ऐसे फेंकते हैं कचरा, ऐसे पास जहाँ कचरा पड़ा होता है ना वहीं पे कचरा फेंक देते हैं कि अरे जो इसको उठाएगा वो इसको तो उठा ही लेगा।
क्या सब लोग इस स्वच्छ भारत अभियान से खुश हैं? अगर स्वच्छ भारत अभियान से सच में खुश होते ना तो आपको कभी भी ना आसपास अपने गटर, कूड़ा, कचरा नहीं मिलता। आप कहीं पे भी जाओ, थोड़ी दूर पे हर 2-3 किलोमीटर पे तो आपको केले के छिलके पड़े रहते हैं, कभी भी आप फिसल सकते हो, या संतरे के छिलके फेंके होते हैं, या लोग ऐसे स्पिट कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। सिमिलरली अब ये देखना कि कोई भी चेंज अगर आता है ना तो ज़रूरी नहीं उसको ना लोग पॉजिटिव तरीके से ले। अभी ना क्या हो रहा है, अब एक मूवी रिलीज हुई है मिसेस, ठीक है, उस पर ना सोशल मीडिया पे बहुत रील्स बन रही है, बहुत मीम बन रहे हैं, बहुत उसको अलग अलग तरीके से प्रमोट किया गया है। उसमें जो दिखाया गया है ना, उसमें भी ना 2 लोगों के व्यूज़, 2 ग्रुप्स बन गए। एक जो कहते हैं हाँ यार हमारी है ना बहनों के साथ, माओं के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उनको बड़ा काम करवाया गया है, उनको कोई आज़ादी नहीं गई है। बट एट द सेम टाइम दूसरे तबके के लोग बोलते हैं आज़ादी क्या दी गई, आज़ादी उनको तो उनका काम है, पति जब बाहर से कमा के ला रहा है, पत्नी खा रही है, पत्नी का काम है घर संभालना, तो वो कर रही है, इसमें कहाँ से तुम्हारी इक्वालिटी की बात आ गई है? तो हर तरीके के 2 ग्रुप बन जाते हैं। अब ये समझो कि क्या हम आज जो इतना एजुकेटेड हो गए हैं, हम अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, समाज सेवक बोलते हैं, या बहुत अच्छे तबके के लोग बोलते हैं, बट क्या हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए हैं? क्या हमारा व्यू पॉइंट सेम है सब चीज़ों को लेके? कुछ लोगों को गीला कचरा सूखा कचरा समझ आता है, बट क्या कुछ लोगों को समझ आ रहा है? नहीं। आप इंदौर जाओ, स्वच्छ भारत अभियान नंबर 1 है वो सिटी, ठीक है, एंड लिटरली यू मस्ट विजिट इंदौर, क्योंकि वहाँ पे सही में कचरा नहीं है, आपको सड़क पे कहीं कचरा नहीं दिखेगा। वहाँ के लोगों ने गीले कचरे को, सूखे कचरे को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया है। बट वहीं एट द सेम टाइम आप गाजियाबाद चले जाओ गाजियाबाद, इट्स अ पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर का पार्ट है गाजियाबाद। वहीं आप एट द सेम टाइम गुरुग्राम चले जाओ, वर्स्ट कंडीशन। आप वहाँ पे सड़क पे ऐसा कचरा देखोगे कि आपको लगेगा कि यार रोड्स ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंदौर के लोग भी एजुकेटेड है, गुड़गांव के भी एजुकेटेड है, बट क्या दोनों ने स्वच्छ भारत अभियान के मिशन को क्या सीरियसली लिया है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं ना, दोनों के व्यू पॉइंट अलग अलग होंगे। एक कहते हैं नहीं गीला कचरा गीले में, सूखा सूखे में, दूसरा बोलता है अरे कचरा सड़क पे फेंको, जो आएगा उठाने गाड़ी वाला वो इसको भी उठा लेगा। तो सिमिलरली यूरोप के अंदर जो चेंजेस हुए थे ना, जो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन के लेके, ये सबने सपोर्ट नहीं किए हैं। वहाँ पे आप इमेजिन करो, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, जहाँ पे नोबल्स हैं, क्लर्जी हैं, जिनको पूरा हर तरीके की अथॉरिटी मिल रही है, क्या प्रिविलेजेस मिल रहे हैं? क्या वो अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना चाहेंगे? नहीं। वहीं कुछ थर्ड स्टेट के लोग भी होंगे ना जो कहेंगे नहीं यार हमें नहीं पढ़ाना है, हमें नहीं चाहिए इक्वालिटी, वी आर हैप्पी कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, वी आर हैप्पी अबाउट इट, राइट। तो कुछ लोग कंजर्वेटिव्स भी होते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा रेडिकल्स होते हैं जिनको आज के आज चेंज चाहिए, जो कहते हैं नहीं हमें चेंज चाहिए, हमें आज के आज चेंज चाहिए, हमें बदलाव करना है। आप उनको देखते हो, सड़कों पे भी देखते हो, जो एक्टिविस्ट का काम करते हैं, राइट। तो सिमिलरली यूरोप के अंदर आप ये बात ध्यान रखना कि जो ये चेंजेस आए थे ना, ये सबके सर्व सहमति से नहीं आए और सब लोग इस चेंजेस से खुश नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब इन्हीं की वजह से ना डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं, इन्हीं माइंडसेट की वजह से, जिनको कुछ लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म, कुछ लोग बोलते हैं सोशलिज्म, कुछ लोग बोलते हैं कम्युनिज्म, कुछ लोग यहाँ से शुरू हुआ है मर्केंटाइलिज्म। तो ये ना आइडियोलॉजीज डेवलप हुई है, और ये आइडियोलॉजीज जो है वो डीपर लेवल पे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन आइडियोलॉजीज को पढ़ते हो तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, आपको हिस्ट्री भी समझ आती है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट भी समझ आता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या आइडियोलॉजीज प्रिवेल करनी होती है वो आपको समझ आती है। आपने कभी भी सोचना वाई रशिया एंड यूएसए वर्कड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजीज, why USA and China worked on different ideologies, but at the same time why India and Russia worked on the same ideologies? तीनों की ideologies अलग अलग है, but India is more inclined towards Russia, not USA. क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजीज का खेल है। आप ये टर्म्स है ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आइडियोलॉजीज। सो आइडियोलॉजीज का खेल होता है सारा, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ने अपने अपने हिसाब से वर्क किया, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, ठीक है, जो कि चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज हो, उनको हम कहते हैं लिबरल। सुना होगा ना यार मेरे मम्मी पापा बड़े लिबरल हैं यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मेल फ्रेंड्स हैं कि नहीं। सो दैट लिबरल, वो पॉजिटिव चेंज चाहते हैं कि यार फीमेल और मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ
को पार्टनर सोसाइटी, को जेंडर सोसाइटी, राइट। नाउ लिबरल चाहते थे कि हाँ सब रिलीजन सारे इक्वल होने चाहिए, प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। दे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनासिटिक रूलर। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी जो रूलर है उनकी डायनासिटी की पावर जो है वो प्रिवेल करे, वो चाहते थे कि उनकी पावर प्रिवेल ना करे, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी वाले लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। दे ऑल्सो फेवर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, वेल ट्रेन जुडिशरी, इंडिपेंडेंट रूलर ऑफिशियल्स लाइक दैट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रेडिकल चाहते थे, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population, मीन्स जो मेजॉरिटी का रूल, मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है, मीन्स लेट्स से कि वहाँ पे अगर जैसे कि हिटलर का आप रूल देख लेना, वहाँ पे अगर नाजी ज़्यादा है, नाजी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नाजी की गवर्नमेंट बननी चाहिए, मतलब ज्यूज की नहीं बननी चाहिए। तो जैसे कि आई शुड से और आई शुड नॉट से, आई डोंट नो, इंडिया में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुत्व आना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो काइंड ऑफ रेडिकलिज्म मतलब ये चाहता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो आइडियाज़ जो हैं वो होने चाहिए, वो प्रिवेल करने चाहिए, ठीक है। रेडिकल वांटेड दिस। दे वर ऑल्सो नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेडिकल्स आप थोड़े बहुत कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाले चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स आके बिल्कुल अपोजिट, कंजर्वेटिव बिल्कुल अपोजिट, वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं कोई चेंज, हमें कोई कुछ चेंज नहीं चाहिए, हम खुश हैं जो अपने हम बहुत खुश हैं, अगर हम पे अत्याचार हो रहा है तो हम उसको सहेंगे, हमें नहीं चाहिए चेंजेस, हमारी बेटी कम पढ़े हमें मंजूर है, लेकिन हम नहीं चाहते वो किसी लड़के से बात करे। आप मतलब समझ पा रहे हो, सुना होगा ना दोस्तों में, यार मेरे मम्मी पापा बहुत कंजर्वेटिव हैं यार, वो मुझे नहीं अलाउ करेंगे यार कि मैं ट्रिप पे जाऊं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे होंगे कंजर्वेटिव्स के। तो आप ये सारी चीज़ें ना जो पढ़ोगे, अगर टर्म्स आती है रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, लिबरल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, दैट्स इट। अब एनसीईआरटी में दे रखा है तो मीनिंग भी समझ लो। अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चालू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हुआ ना, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें ना बुक में ना ठीक से नहीं दे रखे हैं, वो मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे ना मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चेंज में क्या रीज़न थे, कॉजेज़ क्या थे, वाई इट ओनली ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन फर्स्ट, ये एक सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज अदर दैन द डिफरेंट दैन द अदर यूरोपियन कंट्रीज़, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इसमें आप पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना। बट एक बात ध्यान रखना कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चेंज लेके आए। आप हमेशा देख लेना कि अगर कोई फैक्ट्री बनती है ना कहीं पे, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव काम करे, प्रॉफिट होगा ओनर को होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्कर को मिलेगी, लेकिन उसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। एक तो सबसे होता है बंधुआ मजदूर, लेबर वर्क, 10-12 घंटे की जॉब, 18 घंटे की जॉब, उसके बाद क्या, कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई सैनिटेशन नहीं, वहीं लेबर की तरह पड़े हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो कभी भी मत समझना कि अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहीं हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, नहीं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, उसकी वजह से वॉर्स भी हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी हमेशा ये नहीं जाना कि यार अच्छी बात है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, नो। तो यहाँ पे ना नेगेटिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर में पोर्ट्रे किया गया है कि लोग खुश भी हैं बट दे आर आइसोलेटेड ऑल्सो, फैमिली को याद कर रहे हैं, फैमिली अलग रह रही है, ये लोग फैक्ट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। सम आर इंजॉइंग, बट आपको ये वाली एक्टिविटीज़ भी दिखेगी, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो गया, अल्कोहलिज्म की तरफ लोग ज़्यादा चले गए। यहाँ पे आपको वुमेन भी दिख रही है, मेन भी दिख रहे हैं, तो मीन्स इक्वालिटी वाला चीज़ आपको दिख रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये चीज़ भी आपको दिख रही है। तो आपको एक मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। दे आर सिटिंग, नीचे बैठे हैं, मतलब कोई सोने के लिए, कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं। अब इतने सारे रूम में इतने सारे लोग हैं तो हाइजीन का कोई नहीं है, सैनिटेशन का कुछ नहीं है। तो एक पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है,
हाँ, हाँ, लंदन के अंदर ही दिखाया गया है क्योंकि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा हुआ था, वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे लिबरल क्या बोलते हैं, रेडिकल्स क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं, वो आप पढ़ लेना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन जब ये सारी चीज़ें देखी गई ना कि लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है, इस तरीके से ठीक से नहीं हो रही है चीज़ें, देन एक न्यू आइडियोलॉजीज डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स की थ्योरी आई थी यहाँ पे। आप लोग है ना सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, सोसाइटी के अंदर पढ़ोगे, हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑल दो सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ाऊंगी जब वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस होंगी। कार्ल मार्क्स ने 5 चीज़ें बोली थी, जिसमें उन्होंने एक चीज़ और बोली थी। उन्होंने कहा सोसाइटी में 2 लोग होते हैं, एक होता है हैव नॉट मीन्स लेबर्स जिनके पास कम प्रॉपर्टीज होती है, और एक होता है हैव्स मीन्स वेल्दी लोग, मर्चेंट लोग। इनमें इनका ख़त्म कर दो। सोसाइटी ऐसे बनाओ कि ना तो हैव नॉट रहे ना हैव रहे, सब इक्वल हो जाए, सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी हो। हमें ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कंजम्पशन को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को करना ही नहीं है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ये कार्ल मार्क्स ने वन ऑफ द प्रिंसिपल बोला है, और इसी प्रिंसिपल को जो है ना कुछ यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो फॉलो करने लगे, उनको सीरियसली लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सोशलिज्म जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिला। अब सोचो, अगर आज कोई आके बोलता है कि आज से इंडिया के अंदर जिनके पास जो भी वेल्थ है ना वो सब खत्म हो जाएगी, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आप इमेजिन करो जो वेल्थ अंबानी के पास है वही आप लोगों के पास है, जो वेल्थ शाहरुख खान के पास है वही आपके पास है, तो आप लोगों को तो मजे है ना। ये प्रॉब्लम उनको है ना, वो नहीं चाहेंगे ये। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए सोशलिज्म को ना सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया था? वर्कर्स लोगों ने। आपको पता होगा ना, इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है, मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, वो इधर ही बना, यहीं से चालू हुआ था, इस आइडियोलॉजी से बनना। 1 मई को बनाते हैं हम, ठीक है। यूपी नहीं, स्टेट सर्विस में किसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, किसी स्टेट सर्विस में इंटरनेशनल लेबर डे का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है? तो सोशलिज्म जो है वो किसने सपोर्ट किया था? लेबर्स लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सोशलिज्म जो है वो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट करना चालू किया, जिन्होंने बोला हैव और हैव नॉट जो है उनको हटा दो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? दिस इज द क्वेश्चन। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी प्रॉपर्टी के बिना कैसे ऑपरेट कर सकती है, तो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बना दो। आप लोगों ने देखा हो ना, काफ़ी कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी होती हैं, है ना, जिसमें आप पैसा डालते हो, इक्वल लेवल पे किट्टी निकलती है और फिर सबको इक्वल पैसा मिलता है, तो वैसा ही, ठीक है। मार्क्स की थ्योरी देखो, अच्छा इनकी भी आई थी, एंगल्स की भी थ्योरी आई थी, बट एंगल्स ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, तो मार्क्स ने आगे आर्ग्यू किया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो भी आप कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना, जो मतलब आप देख लो मार्केट, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी दूसरा प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। तो वैसे ही कैपिटलिस्ट वही करते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, वो फैक्ट्री में लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं कुछ भी। कार्ल मार्क्स ने ये दिया, तो इसकी वजह से इसके लिए क्या करना चाहिए, वर्कर को यूनाइट हो जाना चाहिए और इनको उठा के फेंक देना चाहिए। मार्क्स बड़े अग्रेसिव थे, ही वॉज वन ऑफ द रेडिकल आइडियोलॉजिस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े रेडिकल फिलोसफर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिए जिनकी थ्योरी को रशिया ने कुछ टाइम तक फॉलो किया था, फिर बाद में नहीं किया, फिर चाइना ने उसको फॉलो किया, एंड चाइना आई थिंक स्टिल इट इज़ फॉलोइंग, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है, बट इंडिया ने भी थोड़े टाइम के लिए मार्क्स को सोशलिज्म को फॉलो किया था, बट उसके बाद देखो ना, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था 9th और 10th की एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में, कि बाद में इंडिया ने एलपीजी पे फोकस किया कि नहीं, पीएसयू ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी चांस देना चाहिए, प्राइवेट ट्रेड को भी। दैट्स हाउ वी वेंट टूवर्ड्स एलपीजी फेज ऑल्सो, है ना। आज देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है। तो मार्क्स ने काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से प्रिंसिपल दिए थे। तो काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप के अंदर उन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया, बट जो कैपिटलिस्ट कंट्री उन्होंने नहीं दिया, जैसे जर्मनी ने थोड़े टाइम के लिए फॉलो किया था, ठीक है, ब्रिटेन ने भी किया था, जर्मनी में पार्टी भी बनी थी जिसको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स भी हुए थे। तो इसमें एक मूवमेंट्स हुआ था ना, वो उसको हम कहते हैं, देखो इस तरीके से देखिए,
ठीक है। अब एक कंट्री के अंदर इस सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को लेके सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ था, वो थी रशिया, और वहाँ पे जो सोशलिज्म के लिए रेवोल्यूशन हुआ था उसको हम कहते हैं रशियन रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आइडियाज़ दिए गए थे सोशलिज्म। आप अगर देखोगे कि रशिया से हमने क्या लिया है, हमने जो सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजीज है ना वो रशिया से ली है। ठीक है, इसलिए वी फील मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स, मोर इमोशनल टूवर्ड्स रशिया, क्योंकि इंडिया यही आइडियोलॉजीज जो है फॉलो करता है। अमेरिका के हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें फोकस करते हैं, बट इंडिया जनरली नहीं बिलीव करता है कि हमें ज़्यादा कैपिटलिज्म पे जाना चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसी होती है वो सोशलिज्म को लेके ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए देखो ना PSUs ग्रो करते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन सेक्टर्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, लाइक दैट। ऑल दो गवर्नमेंट अब डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट इज फॉलोइंग सोशलिज्म। ठीक है, रशियन एम्पायर, रशियन में जार डायनेसिटी है, इसको आप जार बोलना, तजार मत बोलना, तजार जार बोलते हैं। जार निकोलस II है जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, इसके बाद रशिया का जो एम्पायर था वो आज प्रेजेंट पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, वास्ट एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर रशिया का एम्पायर। रशिया की तो ज्योग्राफी वैसे इतनी बड़ी है, और उसके बाद उसने सारी जो कंट्रीज थी ना उसको ले रखा था। ये देखिए, इनफैक्ट नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी जो है वो बाद में बने थे, वो पहले रशिया ही ऑक्यूपाई कर रखा था, रशिया नहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन रहती थी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, प्रोटेस्टेंट, बुद्धिस्ट, ये सब लोग रहते थे। बहुत बड़ा एम्पायर था रशिया का। ठीक है, तो जार निकोलस अपना अच्छा कर रहा था। सोसाइटी भी वहाँ पे देखो सब थी, 80% जो थी वो मोस्टली किस पे रिलाई करती थी, एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री भी ठीक थी, सब कुछ ठीक थे, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी, रेलवे के रिफॉर्म्स भी किए थे यहाँ के राजा ने। जार निकोल्स काफ़ी अच्छा राजा था, बट उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई वो लोगों को नहीं सपोर्ट ठीक से कर सके, उसकी वजह से यहाँ का एम्पायर जो है वो डगमगा गया था और रशियन रिवोल्यूशन जो है वो चालू हुआ था। बट ही वॉज वेरी अनलाइक लुई 16 जो हमने फ्रांस में पढ़ा था। राजा काफ़ी अच्छा था, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप वो देखते हो, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, तो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि उस डॉक्यूमेंट्री का नाम जार करके है या फिर रशियन रिवोल्यूशन करके है, जार ही होगा शायद, उसमें जार के बारे में दे रखा है। तो आप उसके ना सीज़न 1 और 2 दोनों देख लेना, उसमें ना जार निकोलस की और उनकी जो क्वीन थी उसके बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है, और रशियन रिवोल्यूशन भी इन बिटवीन होता है वो भी दे रखा है, वो भी कैसे होता है, राजा उसको किस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो चाहो तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स थे, कुछ स्किल्स वर्कर्स थे, कुछ नॉर्मल वर्कर्स थे, तो काफ़ी अच्छी यहाँ की सोसाइटी चल रही थी। और यहाँ के ना राजा भी क्लियर थे कि हमें ना वर्कर्स को थोड़ा ज़्यादा वो करना है। ठीक है ना, यहाँ पे सोशलिज्म ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था, ऐसा नहीं है कि रशियन रिवोल्यूशन सोशलिज्म का आइडिया लेके आया, वो ऑलरेडी रशिया के अंदर प्रिवेलिंग था। ठीक है, मैंने भी आपको बताया ना, कुछ लोग होते हैं रेडिकल्स, कुछ कंजर्वेटिव, कुछ लिबरल, तो रशिया जो है वो हमेशा चाहता था कि नहीं सोशलिज्म आए, और रशिया इसी पे वर्क कर रहा था। ठीक है, बट एक इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये देखिए, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 मीन्स ऑलरेडी आपको ये पार्टीज कहीं और नहीं दिखेगी, फ्रांस के अंदर नहीं दिखी है, मीन्स सोशलिज्म ऑलरेडी रशिया के अंदर था, वो उसी टूवर्ड्स डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एक चीज़ कर दी थी, इन लोगों ने ना उस तरीके से डिमांड कर दी थी बहुत अग्रेसिव, कि जो भी वहाँ पे नोबल्स रह रहे हैं ना रशिया में, जो भी नोबल्स रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके इन वर्कर्स को दे दी जाए। ये डिमांड जो है ना वो पार्टी ने रखनी शुरू कर दी थी, और उनके ग्रुप के राजा थे लेनिन। आप है ना जब भी सोशलिज्म और कम्युनिज्म पढ़ोगे, आप कार्ल मार्क्स, लेनिन और एक स्टालिन, इनके बारे में ज़रूर पढ़ोगे, ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ में रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो लेनिन जो थे, लेनिन थे, उन्होंने कहा कि देखो कुछ पीजेंट्स पुअर हैं, कुछ रिच हैं, तो क्यों ना रिच पीजेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पुअर में भी इक्वली डिवाइड कर दी जाए। लेनिन ने ये बोला। ठीक है, तो उन्होंने कहा डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, और ये डिफ्रेंशिएशन एक सेम
रिवोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वर्कर की डिमांड अलग है और जो रिच पीजेंट्स उनकी डिमांड अलग होगी, तो दोनों को अलग अलग करो। तो लेनिन ने ये आइडिया दिया, ठीक है। एंड लेनिन एंड जो रूलर है उनमें हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है। एंड जब लेनिन के कहने पे लोगों ने जब स्ट्राइक की रूलर के बाहर घर जाके, ठीक है, तो रूलर ने उस टाइम पे लोगों को सपोर्ट नहीं किया था, रूलर ने लोगों को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। ये रीज़न था कि है ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा और रिवोल्यूशन किए थे। और रिवोल्यूशन 2 फेजेस में होता है, एक फरवरी रिवोल्यूशन, एक अक्टूबर रिवोल्यूशन। ये पूरा रिवोल्यूशन मैं आपको ना एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ बुक में ना ठीक से नहीं दे रखा है, ठीक है। अब ये हुआ था कि लेनिन, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि बुक में लिखी भी नहीं है, ठीक है। तो लेनिन ने बोला कि हमें लेनिन की बात सुन के जो पीजेंट्स है वो बड़ा अग्रेसिवली जो है राजा के घर के बाहर चले गए, फोर्ट के बाहर, और रिवोल्ट करने लग गए। राजा ने क्या किया, राजा ने उनको ना, संडे का दिन था इसलिए उस इवेंट को ब्लडी संडे भी बोला जाता है, ठीक है। तो राजा ने उनको क्या किया, राजा ने उनको सपोर्ट करने के बजाय ना उनके सोल्जर्स ने ना वर्कर्स को वहीं पे मारने लग गए, जिसको ना इस बहुत सारा ब्लड बहा था, इसलिए उसको ब्लडी संडे बोला जाता है, ठीक है। बट राजा ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि राजा की ना बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्लस जो ये आइडियोलॉजीज थे बाहर, उनके साथ है ना राजा के बड़े कॉन्फ्लिक्ट थे। मीन्स ये जो फिलोसफर्स थे लेनिन वगैरह, इनके साथ स्टालिन वगैरह, उनके साथ राजा के ना बड़े कॉन्फ्लिक्ट थे। तो कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भड़काया, तो उस तरीके से राजा ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने, नोबल्स ने राजा को भड़काया कि लोगों को सपोर्ट नहीं करना है, तो राजा ने नहीं किया। एंड थर्ड, उनके यहाँ पे भी थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म चल रहा था कि राजा की ऑलरेडी 4 बेटियां थी, राजा को चाहिए था लड़का। राजा का लड़का जब हुआ जो कि उनके एम्पायर को आगे लेके जा सके, उनको कोई डिजीज थी जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो ही वॉज ऑल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टिक पर्सनैलिटी। वहाँ पे एक जो तांत्रिक वाले एक थे मिस्टिक पर्सनैलिटी, वो बहुत अच्छा दे रखा है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। तो वो जो उनकी रानी थी वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। तो राजा रानी और इन मिस्टिक पर्सनैलिटी के बीच में ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था पर्सनल चीज़ों को लेके, है ना। एंड राजा जो है वो इसलिए इन लोगों को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाया। वो राजा की गलती थी, राजा किसी इन्फ्लुएंस में था, बट अदरवाइज ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, वेरी वेरी गुड रूलर, ठीक है। तो वो जब उनको इन्फ्लुएंस, उनको सपोर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रिवोल्यूशन जो है बहुत ही अग्रेसिवली टर्न आउट हो गया, ठीक है। बट इतना बड़ा रिवोल्यूशन नहीं था, बट आइडियाज़ जो थे वो ऑलरेडी प्रिवेलिंग थे सोसाइटी के अंदर। बट सिंस यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए ये लोग इकट्ठे हुए इस तरीके से सोल्जर्स बन के। अब इसी दौरान क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो रशिया का पार्टिसिपेशन भी था वहाँ पे। रशिया वर्ल्ड लेवल पे दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी लड़ रहा था, रशिया के अंदर इंटरनल चीज़ें भी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें सिर्फ स्टोरी वाइज दे रखी है, बट ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरीज नहीं दे रखी है, ठीक है। बट हुआ ये कि इस रिवोल्यूशन के बाद रशिया ने खुद की इंडस्ट्री सेटअप की, खुद का एग्रीकल्चर सेटअप किया, खुद का रिवोल्यूशन किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और खुद को एक डे डिक्लेयर किया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे। देन फरवरी में जो रिवोल्यूशन हुआ उसको फरवरी रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये आपके ना सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का रिवोल्यूशन था, सिर्फ वर्कर्स का रिवोल्यूशन था, और राजा के खिलाफ भी नहीं था। ये वर्कर्स का रिवोल्यूशन था, वर्कर्स की डिमांड फुलफिल करने के लिए। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, इट वॉज अगेंस्ट द आइडियोलॉजीज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। एंड यहाँ पे वुमेन मैन सब ने बहुत ही इक्वली यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। फिर देन फरवरी के बाद में वहाँ पे फिर से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपने अपने जो प्रिंसिपल्स दिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। लेनिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको बोल्शेविक पार्टी भी बोली जाती है। फिर एक और रूलर थे, उन्होंने एक पार्टी लीडर थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको मेंशेविक पार्टी बोली जाती है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप चाहो तो स्टोरी को पढ़ सकते हो, बट आपको ये यहाँ पे आइडियोलॉजीज पता होनी चाहिए, सोशलिज्म, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बहुत ही उस तरीके से स्टोरी नहीं दे रखी है ठीक तरीके से। यू कैन रीड इट बाई योर सेल्फ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक के अंदर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम इस टॉपिक को ठीक से करेंगे डिटेल के अंदर जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की आपके साथ क्लासेस लूँगी।
पढ़ लेना, लेनिन के बारे में आता है। सोशलिस्ट सोसाइटी बनी गई थी। रशिया के अंदर आज भी जनरली सोशलिज्म ही फॉलो किया जाता है। रशिया की आइडियोलॉजीज़ जो है वो हमेशा से डिफरेंट रही है और आगे भी आई होप सो डिफरेंट रहे। रशिया ने हमेशा अपनी आइडियोलॉजीज़ पे ही काम किया है। रशियन रिवोल्यूशन, अच्छा एक और ध्यान रखना, हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पहले रशिया था, फिर यूएसएसआर बना, फिर वापस रशिया बन गया। वाई, व्हाट हैपेंड, वाई डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस, दैट वी विल रीड अबाउट इट। ठीक है, इस बुक में नहीं दे रखा है, बट आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो कि आपको पता हो कि क्या मतलब होता है, यूएसएसआर क्यों बन गया था वगैरह वगैरह। फिर डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, नाजी, राइज ऑफ द हिटलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि ये नाजी और ये भी एक आइडियोलॉजी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रखा है। आप इतना समझ लीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना, उसके अंदर जो हारी हुई पार्टी थी ना, उसमें एक थी जर्मनी और एक थी इटली, और जो जीती हुई पार्टी थी उसमें था ब्रिटेन, उसमें था रशिया, उसमें था फ्रांस और बाद में था यूएसए। रशिया बहुत पहले निकल गए थे वर्ल्ड वॉर 1 से, बट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, आप ये ध्यान रखना। बट हारी हुई पार्टी में थी जर्मन और इटली, और उसमें भी मेन रीज़न माना जाता है जर्मनी को। ठीक है, तो जर्मनी पे इतने सैंक्शंस लगाए इन लोगों ने, इतने सैंक्शंस लगाए कि जर्मनी ना कर्ज में डूब गया था। ऑल्दो वॉर में सभी पार्टी ने इक्वल पार्टिसिपेशन किया, बट जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ ना, तो ऐसा लगता है कि वो जो 4.5 साल का जो वॉर चला है ना, वो सिर्फ जर्मनी की वजह से चला है। ठीक है, तो जर्मनी पे ना काफ़ी वॉर लाइक सैंक्शंस थे, बहुत सारा कर्जा था, जर्मनी की बहुत सारी टेरिटरी, उसका इंपॉर्टेंट एरियाज उनसे ले लिया गया था। राइम आइलैंड, मैं आपको बताऊंगी रिम एरिया के बारे में, वो जर्मनी का सबसे ज़्यादा आयरन कोर वाला एरिया था, वो ले लिया गया उससे। जर्मनी की भी जो भी कॉलोनीज थी एशिया और अफ्रीका में, वो ले ली गई थी। जर्मनी पे बहुत गिल्ट लगा दिया, गिल्ट सैंक्शन लगाए गए थे। आपको पता है जर्मनी का जहाँ पे वहाँ के जो राजा थे ना, काइजर विलियम, उनका जहाँ पे कॉलोनेशन हुआ था, वहीं पे उसी पैलेस के अंदर है ना, यहाँ पे जर्मनी को है ना वॉर लाइक सैंक्शंस लगाए थे, ये रियलाइज कराने के लिए कि देखो तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो। ठीक है, कहाँ तुम्हारा कॉरोनेशन हुआ था बहुत सालों पहले, और अब देखो यहाँ पे तुम पे सैंक्शंस लगा रहे हो, उसको गिल्ट में डाल दिया था। और इसी गिल्ट के चलते है ना जर्मनी बहुत ज़्यादा अग्रेशन में था, एंड उसी टाइम पे एक पार्टी राइज होती है जिसको हम बोलते हैं नाजी पार्टी, एंड दैट इज लेड बाय नन अदर देन बट हिटलर। सुना होगा ना आप लोगों ने, बहुत लोगों को, अरे यार हिटलर दीदी है यार, हिटलर है क्या यार, हिटलर हो यार बिल्कुल तुम। सुना होगा ना क्यों हिटलर बोला जाता है, बिकॉज ऐसा लगता है ना कि हिटलर वही है, बस वो मारता है, पीटता है, अग्रेशन में है, दैट्स ये ही पोर्ट्रे है ना, हिटलर की इमेज जो है वो बुक्स के अंदर और सब जगह कर रखी है। बट अगर आप रियल में हिटलर को जानना चाहते हो देन रीड अबाउट मैन काम्फ, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है। आई थिंक वो 2.5 साल जेल में थे, और वहाँ पे उन्होंने और उनके दोस्तों ने, उनका मैनेजर ही थे और असिस्टेंट, उन्होंने मिलके बुक लिखी है मैन काम्फ, मीन्स माई स्ट्रगल। पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सब पता चलेगा। एंड ही वॉज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। हिटलर का ये मानना था कि जो भी वॉर हुआ है ना, वो सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। कैपिटलिज्म का प्रॉफिट है मोटिव, कैपिटलिज्म का मोटिव है प्रॉफिट। उनको चाहिए कॉलोनीज, उनको चाहिए कि हड़प ले, बस प्रॉफिट कमाए, वर्कर के साथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनके इस ग्रीडी मोटिव की वजह से ही वॉर हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, और उसका भुगतान कर रहा है जर्मनी। तो हमें ना इन कैपिटलिज्म को ही ख़त्म करना है, और वहाँ पे मोस्टली कैपिटलिज्म कौन थे, ज्यूज कम्युनिटीज़। जैसे आज अगर इंडिया में देखते हैं तो मेनली कैपिटलिज्म किसको माना जाता है, बनिया कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, पारसी, सिंधी, राइट। वैसे ही वहाँ पे माना जाता था कि ये कैपिटलिस्ट हैं, ज्यूज। ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट ज्यूज, और तो नाजी पार्टी का मोटो ही था ज्यूज को मारो। दैट्स हाउ लाइक इन्होंने वहाँ पे हिटलर ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। ही डिड द सेम रिफॉर्म ऑन द पाथ ऑफ नेपोलियन की जैसे उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए। एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काफ़ी अच्छा किया, सीक्रेट वेपन्स इन्होंने क्रिएट किए ताकि अगर फ्यूचर में इन पे ब्रिटेन अटैक करता है तो ही विल ऑल्सो अटैक। जर्मनी को बड़ा पावरफुल बनाया उन्होंने।
जो ये फेस है ना 1918 से लेकर 39 तक, इस लगभग 20 सालों के अंदर जर्मनी को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली रिवाइव करवाया, स्ट्रांग बनाया हिटलर ने। तो आप ये स्टोरी आप समझ लो, ठीक है, बिल्कुल आप यही समझ लो, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से स्टोरी दे रखी है, ठीक है। जर्मनी ने फिर बाद में इनकी वजह से जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, देन फाइनली क्या हुआ एंड में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखो हिटलर है ये। फिर फाइनली जर्मनी ने वॉर किया, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ाई हुआ, और जर्मनी पता है, जर्मनी बहुत सब चीज़ें जीत गया था। ब्रिटेन पे जीत गया था, रशिया पे जीत गया था, फिर नीचे ऑस्ट्रिया पे, देन उधर आपने फ्रांस को हरा दिया, सब जगह जर्मनी जीत गया था, टिल द एंट्री ऑफ यूएसए, जिसको बोला जाता है हीरो। यूएसए इज कंसिडर्ड एज अ हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जापान, इटली और जर्मनी साथ में लड़ रहे थे, बाकी सब साथ में लड़ रहे थे, बट ब्रिटेन ने, जब ब्रिटेन पे जर्मनी ने बॉम्ब गिराने शुरू किए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब लोगों को पता चला कि हिटलर ने सीक्रेटली बॉम्ब डिस्कवर कर लिए हैं, बॉम्ब गिराने लग गए हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं। कैसे 20 सालों में उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट कर लिया था जर्मनी में। तो जब ब्रिटेन में लोग मरने लग गए, लंदन में स्पेशली, देन चर्चिल ने फ़ोन पे रिक्वेस्ट की अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि प्लीज़ हमारी आइए और हमारी हेल्प कीजिए, एंड दैट्स हाउ लाइक अमेरिका ने एंट्री ली थी वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अटैक करना शुरू किया, अपने सोल्जर्स भेजे। फिर जर्मनी जो है वो धीरे धीरे हारने लगा चीज़ों से, जब हारने लगा तो जर्मनी जो है वो फाइनली ख़त्म हो गया, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस जो है वो जीत गए थे, ठीक है। तो जो अलाइज थे, जो जीतने वाली टीम जो साथ में थे, उसको हम अलाइज बोलते हैं, और बाकी पावर को, अपोजिट पावर को हम एक्सिस बोलते हैं। अलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया है, और एक्सिस में जर्मनी आपको दिख जाएगा, इटली और जापान जो बाद में आ गया था। ऑल्दो इटली ने ना बाद में धोखा दे दिया था जर्मनी को ठीक है, बट ठीक है, और जब इटली हार गया था ना तब जर्मनी को बुरा लगा, लेकिन जब जापान हार गया था ना तो जर्मनी को पूरी तरीके से ये रियलाइज़ हो गया था कि अब उसका वर्ल्ड 2 के अंदर कोई विजय नहीं है, एंड दैट्स उसी इवनिंग पे हिटलर ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। इफेक्ट ऑफ वॉर आपको आज भी दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा कि कंट्रीज़ का जो ख़त्म हो गया था पूरी तरह। आपको पता है जर्मनी पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना सैंक्शन लगा था कि अभी रिसेंटली थोड़े सालों पहले ही जर्मनी ने अपने वर्ल्ड वॉर 2 का जो पे है ना वो चुकाया है, अभी 2-3 साल पहले। इतना ज़्यादा उस पर सैंक्शंस लगे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जर्मनी को एकदम छोटा कर दिया गया था, जर्मनी के पार्ट को डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ठीक है, जिसको बर्लिन वॉल बोला गया था। बहुत नुकसान हुआ है जर्मनी को ही रीज़न बताया गया वर्ल्ड वॉर 2 का भी, ठीक है। उन्होंने अभी पे किया है थोड़े सालों पहले वर्ल्ड वॉर 2 का जो भुगतान था, कंपनसेशन जो भी है, ठीक है। ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा, उसके बाद क्रिमिनल्स बढ़ गए, लोग सीक्रेट ट्रीटीज़ बनाने लग गए, एंड दैट्स हाउ फिर बाद में यूएन का डेवलपमेंट हुआ, सभी कंट्रीज उसका पार्टिसिपेशन में है आज। इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉलमार्ट जो फेल हुई, सब आपको ये सब दिखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हो सकता है, वॉर के बाद क्या हो सकता है, हाइजीन कंडीशन खराब, जिन ज्यूज़ को जर्मनी के अंदर पीटा गया, मारा गया, उन लोगों की फैमिलीज बदला ले रही हैं। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी को गंदे तरीके से ट्रीट किया गया। आप जापान के जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब फेंके गए थे उसमें तो आज भी इम्पैक्ट देखते हो, वहाँ पे आज भी लोग जो है वो डिसेबिलिटी तरीके से पैदा होते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व ख़त्म हो गए। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन हम देखते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखते हैं 24 से 28। अब यहाँ पे सिंपल है, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में क्या है, बस अब हम अमेरिकन रिवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका ने अच्छे खासे इकोनॉमी में ग्रो किया। जब अमेरिका ने इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रो किया तो वहाँ के जो बैंक्स बने, बैंक्स ने क्या किया, लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा लोन देने लग गए। किसके लिए, हाउसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस के लिए। लोग वहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस और ये सब चीज़ें खरीदने लग गए, बट एक सैचुरेशन आ गया। उस सैचुरेशन के बाद क्या हो गया कि इकॉनमी के अंदर इनकम नहीं बढ़ रही है, कंपनीज बंद हो रही है, स्टॉक्स जो है वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, और बैंक जो है वो ओवरनाइट बंद हो गए हैं, जिसको हम बैंक रन कहते हैं इकॉनमी के अंदर, ठीक है। तो बैंक जो है वो ओवरनाइट बंद हो गए हैं, और उसकी वजह से आपका जो पूरा जो वॉल स्ट्रीट जो है एक्सचेंज, वो पूरी तरीके से क्रैश कर गई थी इकॉनमी
के अंदर। ये देखो, लोगों ने इस स्पेक्यूलेशन के अंदर ओवरनाइट 13 मिलियन शेयर्स जो हैं वो बोल दिए गए थे, एंड इस फेज को ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के अंदर, इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम इस फेज को ज़रूर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डिप्रेशन को। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल इसके इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देते हैं। अब यूएसए की अगर इकोनॉमी हिट होती है ना, तो यूएसए की इकोनॉमी पे बाकी इकोनॉमी भी डिपेंडेंट थी। ट्रेड तो होता ही था, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। मान लो आज कोई भी यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिप्रेशन आएगा ना, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे, राइट? इंडिया, इनफैक्ट अगर इंडिया का भी स्टॉक एक्सचेंज कुछ क्रैश होता है, भगवान ना हो, बट अगर होता है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी पे भी बहुत सारी इकॉनमी जो है वो डिपेंडेंट है, ट्रेड डिपेंडेंट है, राइट? सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल अब कोरोना है। आप कोरोना देखो ना, कोरोना कहीं से भी शुरू हुआ, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको दिखने को दिखाई देता है। इम्पैक्ट आप खुद पढ़ लो, बहुत इजी हैं, बहुत इजी तरीके से दे रखे हैं। हिटलर कैसे राइज हुआ वो यहाँ पे इस बुक के अंदर ठीक से नहीं दे रखा, स्टोरी बहुत बीच बीच में से कट फट के दे रखी है। ये स्टोरी भी मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस अब ये ध्यान रखना कि हिटलर जो है वो वन ऑफ द सोल्जर थे। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी कंपनसेशन जर्मनी को उठाना पड़ा, उसका बदला लेना चाहते थे हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है? तो यही जो चीज़ है वो यहाँ पे दे रखी है, एंड उन्होंने इसी वजह से काफ़ी सारे कैंप्स लगाए, जिसको हम कैंप्स बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जहाँ पे उन्होंने नाजीज़ को मारा, बहुत सारी पॉइजनस गैस के थ्रू। नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या है? ये वही व्यू है कि जर्मनी सब, और इनका एक और मोटिव है, लिव फॉर जर्मनी, जर्मनी इज़ द बेस्ट। ये नाजी ने यही मोटो दिए हैं, वी लिव फॉर जर्मनी, ठीक है? उनका सिंबल भी उनका वही शो करता था। रेडिकल स्टेट बनाया था, बेसिकली रेशियल स्टेट बनाया था कि नाजी होनी चाहिए पॉपुलेशन वहाँ पे, तो ही वॉज वन ऑफ द रेडिकल, है ना? बहुत ही स्टोरी फॉर्म में नहीं पूछा जाता है कभी भी आपको हिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली आपको ये पूछा जाएगा कि आप इम्पैक्ट बताओ वर्ल्ड वॉर 1 के, फ्रांस के रिवोल्यूशन के, यूथ ऑफ जर्मनी। अरे आप देखना, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है वर्ल्ड वॉर 2 करके। लोग, पीपल वर फैन, वो हिटलर के फैन थे, फैन। लोग कहते थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉर हो रहा है, हम इक्वली पार्टिसिपेशन में रहेंगे। जर्मनी के अंदर लोग पैदा होते ही 6 साल का बच्चा होता था, उसको सोल्जर बना दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट लड़ेगा ब्रिटेन के, अगेंस्ट लड़ेगा फ्रांस के। भाई लोगों को नहीं मतलब था, लोग जो थे वो पागल थे इस टाइम पे जर्मनी के अंदर। दे वर मैड, दे वर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ विनिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है? तो आप यहाँ पे यूथ का आपको पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और उन्होंने जो है वो बोला है कि हमारी स्कूल जो है वो बिल्कुल प्योरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पे नाजी की स्टडी करवाई जा रही है, ठीक है? ट्रेनिंग वेनिंग सब इनको स्कूल में दी जा रही है कि हमें फ्यूचर में अमेरिका से लड़ना है, ब्रिटेन से लड़ना है। बहुत ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेशन था उस प्लीज़ आप वो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखना वर्ल्ड वॉर 2, सीरियसली। 2 डॉक्यूमेंट्रीज है, एक में सीजन दे रखे हैं, सीज़न 1 और जिसके अंदर 8 या 9 एपिसोड है, बट एक डॉक्यूमेंट्री जो फुल है देखना प्लीज़। और एक नाजी की ज़रूर डॉक्यूमेंट्री देखना, आपको भी ना प्यार हो जाएगा एक तरीके से। आप बोलोगे यार कितनी सही चीज़ दे रखी है, हम फालतू किसी की इमेज ऐसे बना के रखते हैं क्योंकि हम ऐसे बोलने में आते हैं यार ये हिटलर है, बट आप उनका देखना, ही वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड ऑरेटर। उनके जो पब्लिक स्पीचेस हैं, उनके जो जिस तरीके से उन्होंने यूथ को एक तरीके से जो मोटिवेट किया है ना, ऐसा लगता है कि आप भी मोटिवेट हो जाओगे, कल को आप भी लड़ने निकल जाओगे। इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है ना नाजी ने कि क्यों उनको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर फाइट करना चाहिए अगेंस्ट दिस कैपिटलिस्ट।
और बढ़िया तरीके से लोगों को ना एकदम वो किया है, वी नाजी, और एकदम सिंबल वगैरह बना के, फ्लैग उड़ा के, एंड वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट वॉच इट। ठीक है, कैसे कैंप्स के अंदर वुमेन को, मैन को बिना सोचे समझे कि क्या जेंडर है ट्रीट किया जाता था, इक्वल लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मोटो था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जीतना है। कई लोग इसको प्रोपेगेंडा भी बोलते हैं, बट बोलने वाले बोलते हैं, बट उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई है आप चाहो तो। अब नाजी कैसे अटैक करते थे जूस पे, देखो इस तरीके से पैम्पलेट्स के थ्रू। आप अगर पुराने टाइम के भी अगर पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर अगर देखते हो ना, आप अपने मम्मी पापा से बात करो, न्यूज़पेपर में ना कार्टून वाली सेक्शन आता था, जिसमें आज तो मेम बन गया है, पहले कार्टून सेक्शन होता था जिसके अंदर कार्टून के थ्रू बताया जाता था कि क्या आइडियोलॉजी है किसी न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे ना पैम्पलेट्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू ना लोगों को मोटिवेट किया गया था। ये चैप्टर बड़ा अच्छा था, मतलब सेल्फ स्टडी वाला चैप्टर है, तो आप चाहो तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोएम्स के थ्रू किया गया है, जो कि मैंने आपको 6-7 क्लास के एनसीईआरटी में बताया था कि किस तरीके से है ना लोग एक दूसरे को अप्रोच करते थे, मोमेंट अवेकनिंग फैलाते थे लेटर्स के थ्रू। ये देखो लेटर्स के थ्रू। ठीक है, और नाजी का जो रोल है, मीन्स हिटलर का जो रोल है, वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंदर हम देखेंगे कि उनका रोल वहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है। पता है आपको, है ना, जर्मनी ने, क्योंकि ब्रिटेन की हम कॉलोनी थे, तो जर्मनी ऑब्वियसली ब्रिटेन के अगेंस्ट था, तो जर्मनी ने इंडिया को बहुत लेवल पे सपोर्ट किया है। जब हम अपना 1945 वाला फेज देखेंगे ना, सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह वाला, तब हम देखेंगे कि जर्मनी ने ना हमें बड़ा सपोर्ट किया था मिलिट्री वाइज, जापान ने भी और जर्मनी ने भी। वाई वी आस्क्ड सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी एंड जापान, वो हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे उस फेज के अंदर। 1940 के बाद से वो शुरू हो जाएगा लगभग, और वो 46-47 तक चलेगा। कुछ 5-6 साल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही 5-6 साल जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 वाला ईयर है ना। 38 पे शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 सॉरी, है ना। तो वो हम बहुत ही डिटेल के अंदर वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब चीज़ आती है जो कि मैंने आपको ना जब हम हंटिंग एंड गैदरिंग वाला चैप्टर कर रहे थे और प्लांटेशन ट्राइब्स वगैरह कर रहे थे एनसीईआरटी 8th क्लास के अंदर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटेन जो है वो ट्राइबल्स को ज़्यादा वो नहीं कर पाए, अक्यूमुलेट नहीं कर पाए, कस्टम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ट्राइब्स को क्या डिक्लेयर कर दिया था, क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था इंडिया के अंदर। सिमिलरली अगर हम फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, तो आप एक बात बताइए, आपको जो भी आज फूड मिलता है, हनी मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, कुछ भी आपको पहनने का मिलता है, वो सब कहाँ से मिलता है? आपको जंगलों से मिलता है ना, पेड़ों को काट के तो बनाया जा रहा है इंडस्ट्रीज, राइट, फैक्ट्री, सब कुछ, सारे प्रोडक्ट जो भी कंज्यूमरिज्म वाले प्रोडक्ट्स है वो सब भी। तो आपको हर चीज़ है ये कहाँ से मिलती है? आपको फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, तो अब अगर फॉरेस्ट को कोई काटेगा तो जो कॉलोनीज बना रहा है, ब्रिटेन को, फ्रांस को, इनको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इनके अगेंस्ट किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया वो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? आप आज भी देखते हो कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रहा है कि लोगों की नीड्स है, इसलिए पेड़ को काटना पड़ रहा है। अब उस टाइम पे क्या था कि पहला ये माना जाता था कि लैंड को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लैंड को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लैंड को इम्प्रूव किया जाए कि वहाँ उसकी फर्टिलिटी बना के, यही तो कोशिश की जा रही है। जो जंगल है उनको काटो, वहीं पे लैंड इंप्रूव हो जाएगा, वहीं पे खेती करना चालू करो, यही मोटिव था। तो यहीं पे यही चीज़ें जो है वो की गई थी। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने किया कि ठीक है, इन लैंड को इम्प्रूव करो, इन फॉरेस्ट को काटो और वहाँ पे क्रॉप्स उगाओ जो हमें फ़ायदा करे, लाइक जूट, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, तो ये चीज़ें जो है वो उगाओ। ठीक है, अब धीरे धीरे इनकी डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई, और एट द सेम टाइम आपको इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। ठीक है, तो एक तरीके से ये देखा गया कि कुछ फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि लोग उन पे वहाँ पे झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, एक खेती पे लैंड पे खेती कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो रही है। प्लस अगर मान लो आसपास के टिम्बर उगाया गया है, साल उगाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जल जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने झूम कल्टीवेशन को भी ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी ना ख़त्म करने की कोशिश की, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हर कंट्री के अंदर है ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग नामों से बुलाया जाता है झूम कल्टीवेशन को। आई थिंक यहीं कहीं दे रखा है,
ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताई थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के अंदर दे रखा है। आई डोंट नो इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इस टॉपिक को क्यों इंक्लूड किया है, बट इन्होंने इंक्लूड किया है। कमर्शियल फॉरेस्ट्री यही है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करो। अब झूम कल्टीवेशन का आएगा, मैंने शायद पहले बता दिया है क्योंकि वो पूरा फ्लो के अंदर वही आता है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, ब्रिटिशर्स ने या फ्रांस ने, यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने मोस्टली नाम लेती क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई थी। तो फ्रांस ने जो भी कॉलोनीज़ अपनी जहाँ पे बनाई ना, जो भी कॉलोनियल पावर ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, उन्होंने ना फॉरेस्ट के अंदर भी रूल्स बना दिए कि अगर ऐसे पेड़ हैं, हर कोई आके किसी को भी काट देगा तो हमारा तो नुकसान है ना। इसलिए उन्होंने रूल बनाया कि फॉरेस्ट को सिर्फ वही काट सकता है जिसके पास कोई लाइसेंस हो या कुछ परमिशन हो। फॉरेस्ट को काटने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हर कंट्री में मोस्टली फॉरेस्ट रूल जो है वो बनाई गई, और इंडिया के अंदर फॉरेस्ट सर्विसेज भी उन्होंने इनिशिएट की थी, पहले प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल, फिर इंडिया लेवल पे। ठीक है, फिर आपने देखोगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर, ताकि रिसर्च की जाए किसी क्रॉप पे, क्या वो अच्छा कर सकता है, उस पर रिसर्च की गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चालू की गई थी। सर्वे किया गया कि कौन सा क्रॉप अच्छा कर सकता है, किस जगह कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए। लोगों की लाइफ बहुत अफेक्ट हुई। आप इमेजिन करो, आज ट्राइब रह रही है कहीं फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ गवर्नमेंट जाती है, उस फॉरेस्ट को काट देती है, तो ट्राइब्स अफेक्ट होंगी। उनका लाइवलीहुड है, उनका कल्चर है, उनका रिलीजियस प्लेस है, सब कुछ है। इसलिए आप देखो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेदांता प्लांट जब लगा रहा था तो वहाँ पे ट्राइबल रिहेबिलिटेशन पे इशू था। नर्मदा पे जब पावर प्लांट लग रहा था, हाइड्रो पावर प्लांट लगाया आई गेस, तो वहाँ पे इशू था। देन मेधा पाटकर एक्टिविस्ट थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ के ट्राइबल्स को। तो आप हमेशा देखोगे कि लाइफ जो है वो वहाँ के लोगों की अफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ का प्रॉफिट लेके जाएगा कैपिटलिस्ट और वहाँ के लोगों को बनाएगा वर्कर। लेकिन उनका जो एक सिस्टम है बना हुआ है, फॉरेस्ट वाला सिस्टम, अपना ट्राइब वाला सिस्टम, वो फॉरेस्ट को पूजते हैं, है ना। वहाँ पे जाके आप ट्राइब को उनको हटा के वहाँ पे कुछ प्लांटेशन करोगे, कुछ भी फैक्ट्री सेटअप करोगे, तो उनकी लाइफ डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे भी लोगों की लाइफ जो है वो बेसिकली अफेक्ट हुई थी, क्योंकि उनको पहले यहाँ पे फ्यूल फॉडर जो है वो फ्री में मिल रहा था, लेकिन अब उनको काट दिए जा रहे हैं, तब उनको पैसे देने पड़ रहे हैं इन चीज़ के। देखिए यही सब है। तो फिर फॉरेस्ट एक्ट लेके आए गवर्नमेंट। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस झूम कल्टीवेशन कॉल्ड एज डिफरेंट नेम। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, इसको बोला जाता है लाडिंग साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, चितेमिनी और तवी इन अफ्रीका, चेना श्रीलंका, धैया, पेंडा, बेवार, नेवार, झूम, पोडू, खनट, कुमरी, ये सब इंडिया में बोला जाता है। प्लीज़ ये प्रीटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, बट यहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आई डोंट थिंक सो कि सारे नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको बातें? ऑफ कोर्स नुकसान हो रहा था प्लांटेशन करके। अभी देखिए यहाँ पे ये जलाया फॉरेस्ट। अब ये हो सकता है ना कि आज ये साल का पेड़ हो, मान लो एग्जांपल ले लूँ, नहीं है, दिख रहा है, नहीं है, ठीक है, इसको नुकसान हो जाएगा, जो कि साल तो इंपॉर्टेंट है। अब आसपास अब किसी बुक को बार बार जलाओगे तो उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो जाएगी। जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे कोई क्रॉप ही नहीं उगाया जा सकता। तो नुकसान किसको है? ब्रिटिशर्स को है ना, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए लैंड से, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इन्होंने बैन कर दिया था ये चीज़ों को। उन्होंने ये भी कहा था बहुत ही कम लोग हैं जो कि हंट कर सकते हैं, सब लोग हंट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइगर और एनिमल की जो स्किन होती है, हाथी के जो दांत होते हैं, वो हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं आइवरी प्रोडक्ट्स को, महंगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के आए उनको हंट कर ले। तो ब्रिटिशर्स ने ना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये फॉरेस्ट रूल जो है वो हर कंट्री के अंदर जो है वो बना रखे थे। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैन कर दिया। उसके बाद देखिए इनको, ये देखिए हाथी भी स्पेशल दिखाया, क्योंकि ये देखिए लायन, कोई भी हंट नहीं कर सकता है, कोई स्पेशल प्रिविलेज जो राजा होंगे या प्रिविलेज लोग होंगे वही सिर्फ हंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों को अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट दे दिया, देन ऑफिशियल दे दिया ताकि वो लोग एरिया को वही रिकॉग्नाइज करे। जो ट्राइब्स नहीं मानती उनको क्रिमिनल ट्राइब्स भी घोषित कर दिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था, हज़ारों की संख्या में। फिर गवर्नमेंट ने उनको अब सही दिया है, उनको प्रिमिटिव ट्राइब का नाम दिया है। तो
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये सेम चैप्टर हमने 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, बिरसा मुंडा है ना, और एक और ट्राइब पड़ी थी, उनका हमने देखा था रिवोल्ट हुआ था। अब जब फॉरेस्ट में ट्राइब के साथ ऐसे करेंगे तो वो क्या करेंगे, रेबेलियन करेंगे। तो ट्राइबल मूवमेंट शुरू हुए थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द वर्ल्ड लेवल। जहाँ जहाँ फॉरेस्ट वाला एरिया था, अफ्रीका अमेरिका की कुछ कॉलोनीज, वहाँ वहाँ आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेबेलियंस इन फॉरेस्ट चालू हुए। जैसे बस्तर रीजन के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर गोंड, मुरिया, धारवाज, ये सारी ट्राइब जो है वो रहती है। ठीक है, अब इनकी ट्राइब को नुकसान हो रहा है क्योंकि ब्रिटिशर्स आके ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट जो है वो चालू हो गए थे। इनफैक्ट आज भी ट्राइबल मूवमेंट चलते हैं। लोगों का फियर था कि अरे ये क्या है, हमारे एरिया में आके हमें हटाया जा रहा है, हमें हंटिंग भी नहीं करने दी जा रही, हमें फॉरेस्ट को वर्शिप भी नहीं किया जाना जा रहा, हमें टिम्बर के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, हमें रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। तो ये सारे जो है वो रीजंस बने रेबेलियंस के। तो कुछ लोग वहाँ से माइग्रेंट हो गए, कुछ लोग वहीं रहे, कुछ लोग हमला करते थे, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जावा वगैरह में। सब कॉलोनीज़ ने अपने अपने एरियाज़ में यही किया, इंडोनेशिया ने किया, डच वालों ने, ठीक है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में भी किया गया। फिर कई जगह अच्छी चीज़ भी की गई, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पे फोकस किया जाने लगा, साइंटिफिक सर्वे रिसर्च की जाने लगी। आपको जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन पे किस तरीके से उनको यूज़ किया जा सकता है, क्या किसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो फोकस की गई थी। वो अच्छी चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना उन्हें, क्योंकि अपने फ़ायदा है। आई थिंक इतनी है ये एनसीईआरटी। ओके, लास्ट चैप्टर है ये, पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। आप ये चैप्टर मोस्टली ज्योग्राफी के से रिलेटेड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा आपका, थोड़ा बहुत आप चीज़ें पढ़ोगे। आप ये ध्यान रखना कि ना आज भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सेटल्ड होके रह रहे हैं। कुछ कम्युनिटी है जो कि सेटल होके नहीं रहते हैं। जैसे आप अगर गडीज़ और बकरवालाज अगर आप देखते हो इंडिया के अंदर, तो वो आज भी नोमैड्स कहा जाता है। बंजारा जो है वो आज भी नोमैड्स हैं, ठीक है। वो लोग कुछ जगह गाय और अपने वो भेड़ और वो बकरियां चराते हैं, फिर जब ठंड आती है तो वो लोग प्लेन्स पे चले जाते हैं अपनी बकरियों को लेके, ठीक है, ग्रेजिंग कराते हैं और फिर अब नीचे चले जाते हैं। कश्मीर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, नाम दे रखा है गडीज़ और बकरवालास, गडीज़ बकरवालास। ये आपको शिवालिक रेंज में और स्पीति वैली में उस तरफ आपको मिल जाएगा, लाइक दैट। ये पूरा ज्योग्राफी का है चैप्टर, ज्योग्राफी में आप पढ़ना। यहाँ पे सिर्फ नाम दे रखा है, वैसे आपको सिर्फ प्लेटू, प्लेन और डेजर्ट में भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी नाम बताया, बंजारा मिलते हैं आपको डेजर्ट के अंदर, ठीक है। कुछ महाराष्ट्र के अंदर आपको कम्युनिटी मिलती है, ठीक है, धंगार जिनको बोला जाता है। तो कई बार यूपीएससी से ना ट्राइब के नाम देता है और लिख लेता है, क्वेश्चन ऑप्शन में दे देता है कि ऐसे ये कौन सी ट्राइब जो है वो कहाँ मिलती है, एरियाज, ठीक है। राजस्थान में आपको ये मिलते हैं बंजाराज, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, राइकाज मिलते हैं बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर, जोधपुर में। ये सब ग्रेजिंग कम्युनिटी होती है, ठीक है। ये ऊंट को लेके चराती हैं डेजर्ट में। फिर ज़्यादा जब ठंड आ जाती है, कुछ वैसा मौसम आ जाता है मानसून, तो इनको लेके कहीं और चले जाते हैं ये। कॉलोनियल इन पे भी रूल बना दिए थे, इनके मोमेंट जो है उनको चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि अब हर जगह गाय बकरी चराएंगे तो उनकी क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है, उनको खतरा भी रहता है कि कोई इनको मार ना दे वो एनिमल। तो उन्होंने पास्टोरल एक्टिविटीज़ पे भी और नोमैड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे बैन कर दिया था। कुछ ट्राइब्स जो है वो नोमैड्स में कन्वर्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो पहले फॉरेस्ट में रह रही थी। जब वहाँ पे कुछ प्लांट बन रहा है, वहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है वो बाद में कन्वर्ट हो गई थी नोमैड्स में। जब वो नोमैड्स में कन्वर्ट हो गई तो बस वो डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज उनकी चालू हो गई थी, ठीक है। कई बार ब्रिटिशर्स इनको अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर लेते थे, एम्प्लॉय कर देते थे, बस ज़्यादा नहीं। आप कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल नहीं।
ऑब्वियसली अफेक्ट कैसे करेगा, आप इमेजिन करके देखो, जस्ट इमेजिन, ये चैप्टर पढ़ने से पहले जस्ट हेडिंग को इमेजिन करो कि ये क्या लाइफ कैसे अफेक्ट की होगी। ऑब्वियसली की होगी ना, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होगी। कौन नोमैड्स बनना चाहता है? हर कोई यही चाहता है ना, घर हो, सेटल हो। नोमैड्स तो कोई भी नहीं बनना चाहता है ना। तो सिमिलरली वहाँ पे भी तब भी कोई नोमैड्स नहीं बनना चाहता था। इट जस्ट कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड जो है वो कट किए जा रहे थे। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई। तो अब देखो कई कई जगह है, गुज्जर्स है, गडीज है, भोटियाज ट्राइब है, रायकास, बंजारा, मालधारी। मालधारी पे ये क्वेश्चन आ रखा है, मालधारी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंजारास पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बंजारास को यहाँ पे मिलेंगे। और धांगर्स है, कुरुमाज है, गुरुबदास है, गोलाज है, यहाँ पे मोनपास मिलेंगे आपको। ये नोमैडिक ट्राइब इतनी रही है, पहले हर जगह होती थी, यहाँ पे भी होती थी, यहाँ पे डिक्लाइन हो गई है, बट इतने एरियाज में ही रह गई है। इंडिया की बात हो रही है ये। तो अब चाहो तो आंसर के अंदर ये मैप भी बना सकते हो। अफ्रीका के अंदर पश्चोल आपको देखने को मिलते हैं, मसाई ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, अभी तो बहुत फेमस हो गई है, ठीक है, बहुत फेमस हो गई है। जब से इन्फ्लुएंसर वहाँ जंगलों में गए हैं, अफ्रीका के जंगलों में, ये ट्राइब्स बड़ी फेमस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखो ऐसे नोमैड्स रहते थे अफ्रीका के जंगलों में भी, क्योंकि अफ्रीका में तो आपको सबसे ज़्यादा जंगल देखने को मिलता है ना। डेजर्ट सबसे बड़ा वहीं है, सहारा डेजर्ट, सवाना, ये सब आपको वहीं देखने को मिलता है। तो अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा नोमैडिक ट्राइब्स मिलेंगी। तो आप चाहो तो इस चैप्टर को सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हो। बाकी ये सेम चैप्टर जो है वो आपको मिलेगा ज्योग्राफी के अंदर मिलेगा। नाउ दे हैव अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है। अफ्रीका की ट्राइब्स बड़ी फेमस है। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखा है, जैसे कि नाम दे रखा है मसाई ट्राइब का दे रखा है। मसाई ट्राइब अभी बहुत फेमस हो गई है, पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इनका ये अपने पास कैटल रखते थे, जिसको हम बोलते थे जेबू कैटल। दैट्स इट। ये चैप्टर आपको ना मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री के अंदर, बट ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ओवरऑल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही सही है, इतना ही आप कर लीजिए। इस टाइप को आप देखिए, डिफरेंट कल्चर है बिल्कुल। खैर चलो ख़त्म करते हैं अब इसको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा इस एनसीईआरटी मैराथन से, ठीक है। तो टिल देन रिवाइज प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।